इसका भी ट्रिक है। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। इसका ट्रिक याद रखिएगा, याद रखिएगा इसका ट्रिक। बेटा, क्या याद रखिएगा? बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, बाप जाने। क्या याद रखना है? बेटा मांगे कार, बाप जाने। भाई बेटा कार मांग रहा है, मम्मी बोलेंगे भाई तुम्हारा बाप जाने, हम तो कुछ नहीं जाने। ठीक है, तो बेटा है, जिद्दी बेटा है, जा रहा है, मम्मी मुझे कार दिला दो। हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 9 का जो न्यू साइंस बुक है एक्सप्लोरेशन, उसका हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 ऑलरेडी वन शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। ये आपका 9 चैप्टर। इसमें एक्चुअली हम क्या जानेंगे? तो केमिस्ट्री का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे वो चीज हम लोग सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे। अगर हम आपको दे दे, कोई रिएक्शन दे दे, तो उसका आप उसको केमिकल फॉर्मूला में कैसे बदलेंगे। अगर हम लिखते हैं वाटर तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम लिखते हैं बेकिंग सोडा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे मेनली हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला लिखना। कंपाउंड्स का कितना टाइप्स होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, सारे चीज को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आयंस क्या होता है, आयंस का टाइप्स क्या होता है, केटायंस क्या होता है, एनायंस क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये सारा पॉइंट्स को हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और कोई भी डाउट्स आपका नहीं रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट लॉ जो है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए सिंपल वे में समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यह लॉ कहता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन बहुत सारा होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर वाटर बनाया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, तो बहुत सारा रिएक्शन होते रहता है। तो यह लॉ आपको बोलता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस का मास था वही मास आपका रहेगा केमिकल रिएक्शन के होने के बाद। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे पहले जितना मास था उतना ही मास आपका रहेगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद। इसका मतलब सिंपल हो गया, जो रिएक्टेंट का मास था वही मास आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का। तो इस लॉ को सिंपल आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर मतलब मास, मैटर का मतलब क्या है, जिस मास है उसी को मैटर बोलते हैं। तो इसको सिंपली आप बोलिएगा according to this law matter can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. That means the total mass remains the same before and after a chemical reaction. तो समझ गए आप, यह लॉ कहता है कि मैटर को आप नहीं बना सकते हैं, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और इसी के कारण जो आपका मास था केमिकल रिएक्शन से पहले वही मास आपका है केमिकल रिएक्शन के बाद। इसी को आप बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, सिंपल है एकदम। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके दौरान जो है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे सिंपल मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये कंबाइंड होकर बनाया वाटर बनाया। क्या बनाया, वाटर। वाटर का भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं H2O बनाया। ठीक है, अब बोलेगा सर इस फॉर्मूला से बहुत डर लग रहा है, ये H2 क्या है, O2 क्या है, H2O क्या है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मूला हम आपको इसमें सीखेंगे। इसमें तो वही सीखना ही है, फॉर्मूला ही तो सीखना है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन और ये हो गया आपका वाटर। हो गया। अब मान लीजिए ये आपका है 4 ग्राम, ये आपका 32 ग्राम और ये दोनों कंबाइंड होते हैं। तो 4 ग्राम जब हाइड्रोजन लीजिएगा
और 32 ग्राम जब ऑक्सीजन लीजिएगा, जब ये कंबाइंड होकर वाटर बनाएंगे तो कितने ग्राम बनाएंगे? तो ये जितने थे उतना ही बनेगा। ये आपका रिएक्टेंट जितना था उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब रिएक्टेंट का जो मास होगा कम नहीं होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा? आपका सेम होगा। दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स ये भी आपका कितना बनेगा? 36 ग्राम ही वाटर बनेगा, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट केवल क्या है? ओनली क्या? वाटर। तो यहां से आप समझ जाइए रिएक्टेंट का जो मास होगा आपका क्या होगा? प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। अब आप बोलेगा ये सभी रिएक्शन में होगा? यस। तो याद रखिएगा जितने भी केमिकल रिएक्शन, अब रिएक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिससे एटम बम बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। वहां पे मास चेंज हो जाता है, वहां पे मास एनर्जी में चेंज हो जाता है। बट केमिकल रिएक्शन का बात करेंगे हम लोग, जो 9-10 तक जो भी रिएक्शन लगभग पढ़ते हैं वो सभी के सभी क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। In other words, we can also say total mass before and after a chemical reaction remains the same. तो ये आप बोल सकते हैं। बट न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो वहां पे मास चेंज हो जाता है और वहां पे जो रिएक्टेंट का मास होगा वो आपका प्रोडक्ट का मास नहीं होगा। तो यह जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ओनली वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शन, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो ये आप समझ गए। अब आइए यहां पे आपको कुछ बता देते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर कागज को जब हम बर्न करते हैं तो एकदम राख हो जाता है और उसका जो अस होता है, उसका जो राख होता है उसका तो बहुत कम मास आता है। अब इतना मोटा कागज को आप जला रहे हैं तो उसका मास तो ज्यादा है, और जब जल जाता है तो राख बन जाता है तो मास तो कम है। यहां तो रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट के मास के बराबर तो है ही नहीं। अरे भाई वैसे नहीं होता है, वहां पे गैस निकल रहा है। तो किसी भी चीज को जलाइएगा, खास तौर पे अगर आप कार्बन वाले मटेरियल को जला रहे हैं, कागज को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, वुड को जला रहे हैं, तो वहां पे गैस निकलेगा, उस गैस का भी मास जोड़ना है। तो वो आपका जो अस है, जो राखी है, उसका मास जोड़िए, और जो स्मोक निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, जो गैस निकल रहा है, उसके मास को जोड़िएगा, वो आपका प्रोडक्ट का मास आ जाएगा। और जो कागज आपका ओरिजिनल वाला था वो आपका रिएक्टेंट का मास हो जाएगा। वो दोनों को देखिएगा तो दोनों क्या होगा? बराबर आएगा। तो अब जाके आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा। तो ये हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे एक एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैलून रख दिया गया ताकि ये गैस बाहर नहीं जाए। बाहर जाएगा तो मास गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गैस का भी मास हमको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैलून लगा दिया गया है ताकि गैस बाहर नहीं जाए। यहाँ पे रखा गया बेकिंग सोडा को रखा गया और विनेगर को रखा गया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। तो मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे बेकिंग सोडा था और विनेगर था। आप बोलेगा सर रिएक्टेंट क्या होता है? तो याद रखिएगा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया चीज बनता है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया, और जो नया चीज बनाया वाटर, वो क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? तो यहां पे आपका रिएक्टेंट कौन होगा? बेकिंग सोडा और विनेगर, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं भाई? कंबाइंड होके ये कुछ चीज बना रहे हैं, और बनाने पर क्या हो रहा है? कुछ गैस रिलीज हो रहा है, कुछ गैस रिलीज हो रहा है। तो पहले मास देखा गया 36 ग्राम था, और अभी भी मास देखा गया तो 36 ग्राम ही था। लेकिन अगर आप ये बैलून को नहीं रखते तो वो गैस तो निकल जाता, और गैस निकल जाता तो यहाँ पे मास कम हो जाता, और आप बोलते अरे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ तो वैलिड ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो गलत हो जा रहा है। तो वैसा बेटा नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए याद रखना पड़ेगा, जो गैस रिलीज हो रहा है उसको आपको आउट नहीं करना है, उसको रोक के रखना है, ताकि मास ऑफ रिएक्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं आए, मास ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आए। अब जो प्रोडक्ट बना, गैस निकल जाएगा, तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिएक्टेंट तो सामने है, प्रोडक्ट गैस बना, गैस निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आप बोलेगा ये लॉ जो है वो गलत हो गया। अब बोलेगा इसको डिसप्रूव करने वाला मैं हूं, अब मेरा नाम आना चाहिए। तो ऐसा बेटा होगा नहीं। तो यहां पे आप देख सकते हैं
तो ये आपको बता दिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब भी इस लॉ को अप्लाई कीजिएगा तो रिएक्शन आपका मस्ट बैलेंस होना चाहिए। अब आप बोलेगा ये बैलेंस क्या है, तो रिएक्शन में बैलेंसिंग का मतलब है जितना एटम्स लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए उतना एटम्स आपका राइट हैंड साइड होना चाहिए। दैट मींस रिएक्टेंट जितना होना चाहिए, रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स है उतना ही एटम्स आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो बैलेंसिंग करने का कुछ नियम होता है, आपको किसी वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बैलेंसिंग करने का तरीका सिखाएंगे। यहां पे हम लोग बैलेंसिंग को लाकर इसको और मिक्स नहीं करेंगे और इसको लेंदी नहीं करेंगे, सिंपल हम इसको बैलेंस कर देते हैं। यहां पे हो जाएगा आपका 2 और यहां पे आपका हो जाएगा 2। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे आपका हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया एटम्स। यहां पे आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। यहां पे आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया और ऑक्सीजन एक है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर भी आपका 4 हाइड्रोजन, उधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, उधर भी 2 ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है। इधर जितना ऑक्सीजन उतना उधर ऑक्सीजन, इधर जितना हाइड्रोजन उधर उतना ही हाइड्रोजन। मेन केमिकल रिएक्शन में याद रखिएगा जो रिएक्टेंट होता है वही आपको प्रोडक्ट में दिखेगा। अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन दिखेगा। रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी आपको ऑक्सीजन दिखेगा। अगर रिएक्टेंट में कार्बन रहता है तो प्रोडक्ट में भी आपको कार्बन दिखेगा। ऐसा नहीं होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और आपको प्रोडक्ट में आपको कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। रिएक्टेंट में जो भी एटम्स होगा वो आपको प्रोडक्ट में भी दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस कीजिएगा तब आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग प्यारा सा जो आपका 9.1 है एग्जाम्पल उसको हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे जो आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, एक एक्टिविटी कर रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जहां पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है 4 ग्राम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है आपका 2.92 ग्राम। उसको क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, रिएक्शन कराया जाता है और आफ्टर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है 1.76 ग्राम, वाटर बनता है आपका 0.72 ग्राम और आपका कैल्शियम क्लोराइड बनता है आपका 4.44 ग्राम। अब आपको क्या करना है, एक तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं लेकिन इजी वे में अगर लिखना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखिए पहले क्या आपका कैल्शियम है तो लिख दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ कौन मिक्स हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मूला आप सीख लीजिएगा। हम नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखते, सीधा लिख देते CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिक्स हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो रहा है। और ये प्रोडक्ट क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसको तो छोटा सा लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेस नहीं है। वाटर का आप जानते हैं H2O, अब प्लस कैल्शियम क्लोराइड ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब आपको यहां पे सबका अमाउंट दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट है आपका 4 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका 0.92 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो है आपका कितना, वो है आपका 1.76 ग्राम, ठीक है, और वाटर है 0.72 ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड है 4.44 ग्राम। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हुआ, ओबे हुआ। तो देख लीजिए रिएक्टेंट का मास निकालेंगे, प्रोडक्ट का मास निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है, ओबे हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है तो निकाल लीजिए। हियर मास ऑफ रिएक्टेंट लिख दीजिए। रिएक्टेंट का मास निकालना है तो रिएक्टेंट कितना हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया आपका 4 प्लस 2.92 कितना हो गया आपका
6.92 ग्राम। ये हो गया मास किसका, रिएक्टेंट का, क्योंकि ये साइड आपका रिएक्टेंट हो गया, ये साइड आपका प्रोडक्ट हो गया। ऐसे लिखिएगा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रिएक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। एंड मास ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास कितना है भाई, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट तो 3 है, 3 को ऐड कर दीजिए, 1.76 है, सेकेंड है आपका 0.72, थर्ड आपका 4.44, ऐड कीजिए। अब ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, ये आपका हो गया, लिख दीजिए 4.44, 1.76, उसके बाद आपका है 0.72। अब ऐड कीजिए, 4 6 के तो हो गया आपका 10 और 2 12, 4 और 7 11 और 7 18 और एक 19, कैरी 1 4 1 5 और 1 6। तो यहां पे भी आया आपका 6.92 ग्राम। तो क्लियरली यहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली लिख दीजिए, क्लियरली मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, जो रिएक्टेंट का मास है वही मास आपको प्रोडक्ट का मास है। दैट मींस यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो आपका ओबे हुआ है, फॉलो हुआ है। तो नीचे लिख लीजिएगा, हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड या ओबेड। हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल है, समझे। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करना था, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ऐप के बारे में, चैनल का ऐप आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका क्लास 8 हो तब या क्लास 9 हो तब, क्लास 8 का भी पूरा मटेरियल है, और आप क्लास 9 में है तो क्लास 9 का भी पूरा मटेरियल आपका अवेलेबल है। पूरा आपका साइंस का आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यू भी बहुत जल्द इस पे अपलोड कर देंगे, एमसीक्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर सब चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर अभी अपलोड नहीं किया, वो मिल जाएगा। अभी आपको पूरा नोट्स आपका चैप्टर 1 to चैप्टर 9 आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा चीज वहां पे आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम लोग मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ का भी पूरा जो नोट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैथ भी स्टार्ट करेंगे और मजा से आप लोग मैथ भी पढ़ेंगे। तो इसको जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। अब हम लोग एक अगला लॉ पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है भाई, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट बोलिए तब, या इसी को आप डेफिनिट बोलिए तब, बात से। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। इसका मतलब क्या है उसको हम लोग समझते हैं, कंपाउंड को देखते हैं। आप कोई भी कंपाउंड को ले लीजिए, मान लीजिए आप वाटर लेते हैं, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए। अब उसको ध्यान से देखिए, उसके मास को देखिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 यूनिट होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हम लोग ले लेते हैं 2 ग्राम। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये दोनों का मतलब क्या, मास का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लिए, मतलब H2O आपको बनाना है तो आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। एक तो फिक्स है भैया, हाइड्रोजन जब भी लेना पड़ेगा, 2 एटम हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा, 1 एटम ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। H2O जब भी लिखिएगा उसमें 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखिएगा तो 1 कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा। क्या कोई दिक्कत है? मास के टर्म में अगर हम बात करेंगे, मास के टर्म में बात करेंगे भाई, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 यूनिट मास होगा H2O में, और ऑक्सीजन का 16 यूनिट मास होगा। ये याद रखना पड़ता है, घबराना नहीं। ऑक्सीजन का 1 यूनिट का 16 यूनिट, मतलब ऑक्सीजन अगर 1 लीजिएगा तो उसका 16 यूनिट मास होता है। वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन लेंगे तो 2 यूनिट मास होता है। कार्बन का अगर बात करेंगे तो 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 होगा 16, तो 2 का हो जाएगा 16 दूना 32, मतलब 32। अब यहाँ पे कहना हम क्या चाहते हैं उसको समझिए। इसका मतलब वाटर बनाने के लिए आपको 2 ग्राम लेना होगा हाइड्रोजन, और 16 ग्राम आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तब जाके ये आपका वाटर बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 कर दीजिए और 2 8 जा 16 कर दीजिए। यहां पे आ गया 1:8।
मतलब यहां पे क्या आया, अगर आपको वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वह आपका है 1:8। इसका मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन जब भी आप 1 ग्राम लीजिएगा, हाइड्रोजन आप 1 ग्राम लीजिएगा तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन 2 ग्राम लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम लेना पड़ेगा, 16 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन को 3 ग्राम लेते हैं तो यहाँ पे आपको 8 3 जा कितना होगा, 24 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन 5 ग्राम लेते हैं तो यहाँ पे 8 5 जा कितना हो गया आपको 60, 8 5 जा कितना हो गया 40 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, जितना हाइड्रोजन लेंगे उसी के रेशियो में आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके H2O बनेगा। अगर ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं तो रेशियो के अनुसार ही बनाएगा, और ज्यादा लीजिएगा वो बच जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अगर हाइड्रोजन कोई चुनता है भाई हाइड्रोजन हम 10 ग्राम लेंगे, हाइड्रोजन हम 10 ग्राम लेंगे, तो ऑक्सीजन उसको कितना लेना पड़ेगा वाटर बनाने के लिए, तो इसको 10 से आप गुना किए हैं तो यहाँ पे 8 है, तो 8 को 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 80, तो 80 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मास का रेशियो देख लीजिए, कार्बन का कितना होता है 12 यूनिट, 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका, अच्छा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना ग्रामर कहते हैं, एक का बात नहीं करते हैं, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग समझने के लिए ग्राम लिख देते हैं, जबकि ये ग्राम लिखना यहाँ पे सही नहीं है, फिर भी समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका 12, और ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ पे मास का रेशियो देखिए, 4 से पहले कैंसिल कीजिए, 4 3 जा 4 8 जा, तो यहाँ पे रेशियो आ गया 3:8। इसका मतलब क्या है भाई, कार्बन अगर 3 ग्राम लीजिएगा तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर कार्बन आप 6 ग्राम लीजिएगा तो ऑक्सीजन आपको 16 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर कार्बन अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 हो गया, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो 15 ग्राम अगर कार्बन लीजिएगा तो आपको 40 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कोई भी कंपाउंड लीजिए, कोई भी कंपाउंड हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। आप वाटर कहीं से भी लाइए, रिवर से वाटर लाइए तब, ठीक है, ओशन से लाइए तब, अपना जो टैप है आपका घर का उससे लाइए तब, हैंड पंप से लाइए तब, नाला से लाइए तब, कहीं से भी वाटर आप लाइएगा, उसका जो मास का रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो ऑलवेज होगा 1:8, मास रेशियो फिक्स्ड होगा। तो इस तरह मास रेशियो आपको कहीं कहीं पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, मास रेशियो के लिए कुछ नहीं करना, मास लिख देना है और उसको काट कूट के छोटा रेशियो आपको बना देना है। जैसे अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का बनाना है मास रेशियो, तो सल्फर का लिख दीजिए, एक सल्फर का लीजिएगा तो कितना यूनिट होता है मास उसका, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है आपका कितना 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, तो 32 तो कट ही गया 1:1, तो कितना रेशियो हो गया 1:1। तो 1 ग्राम अगर सल्फर लेंगे तो आपको 1 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ये 2 ग्राम लेंगे तो ये भी आपको 2 ग्राम लेना पड़ेगा, ये 5 ग्राम लेंगे तो ये भी आपको 5 ग्राम लेना पड़ेगा। तो यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो है आपका 1:1। तो ये मास का रेशियो ध्यान रखिएगा। अब आपको यह जो लॉ है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट मींस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यही तो कह रहा है 2 or more elements combined in a fixed ratio of their masses to form a compound। तो बता दिया आपको कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट से ही तो बनता है। तो एलिमेंट जब अपने मास के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं, एलिमेंट्स तो कंबाइंड हो रहा है, लेकिन कैसे कंबाइंड हो रहा है, अपने मास के फिक्स्ड रेशियो में। तो जब एलिमेंट्स अपने मास के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। वही लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 or more elements combined in a fixed ratio of their masses to form a compound। इस लॉ के अनुसार 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जो होते हैं अपने मास के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं कंपाउंड को बनाने के लिए। अगर हम आपको बोले जो शुगर सॉल्यूशन बनाइए, क्या वहां पे आप रेशियो को फिक्स करते हैं, नहीं फिक्स करते, अपने टेस्ट के अनुसार आप लेते हैं। किसी को चीनी फीका चाहिए,
कम चीनी चाहिए, किसी को चीनी ज्यादा चाहिए, तो शुगर आप ऐड करते हैं उसके टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, एक चीनी डालिएगा 1 गिलास पानी में तो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा, और 10 चीनी अगर आप वाटर में डालते हैं तो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो शरबत आपको बनाना हो, चीनी कितना भी डालो, नींबू कितना भी डालो, टेस्ट गड़बड़ होगा बट सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन कंपाउंड में वैसा बात नहीं है। कंपाउंड जब भी बनेगा, एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा। H2 अगर बनाना है तो उनके मास का रेशियो 1:8 ही होगा। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लीजिएगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं और 7 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वाटर नहीं बनेगा। समझे? यही लॉ बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब वह कंपाउंड आपका कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, इंडिया का हो या किसी भी सोर्स का हो, उसका मास का रेशियो जो होगा हमेशा फिक्स्ड होगा। इन्हें जो चाइना का है तो डुप्लीकेट होगा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट या वाटर वहां से ले आते हैं तो चाइनीज वाटर होगा, चाइनीज कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ऐसा नहीं है। उसका फॉर्मूला सेम होगा, उसका मास का रेशियो फिक्स्ड होगा। अच्छा, इसको किसने दिया था याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जोसेफ लुइस प्राउस्ट। तो याद रखिएगा, इनको किसने दिया था? प्राउस्ट ने, इसीलिए इसको प्राउस्ट लॉ भी बोला जाता है। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको किसने दिया था? लेवॉइजर ने। और लेवॉइजर को बोला जाता है, याद रखिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लेवॉइजर को। और उन्होंने ही दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया? डेफिनिट मतलब फिक्स्ड। कंपाउंड जब भी होगा उसका जो एलिमेंट्स होगा उसका मास का रेशियो हमेशा डेफिनिट होगा, फिक्स्ड होगा। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। उनका जो रेशियो होगा डेफिनिट होगा, फिक्स्ड होगा। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बेस्ड न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 9.2। 12 ग्राम ऑफ carbon combines with 32 gram of oxygen to form 44 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन जो है कंबाइंड हो रहा है। कार्बन कितना है भाई? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। कंबाइंड होके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। यहाँ पे रिएक्शन भी दिया है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलता है अगर हम कार्बन लेते हैं 2.4 ग्राम और वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, अगर कम और ज्यादा इस रेशियो में नहीं लीजिएगा तो ज्यादा हो सकता है, मतलब कोई बच जाएगा, कोई एक ज्यादा में होगा तो बच जाएगा। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा आपको बताना है जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली वो कंबाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिख दीजिए, कार्बन है और क्या आपका ऑक्सीजन है, और क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कितना कार्बन लेता है? 12 ग्राम कार्बन लेता है। ऑक्सीजन कितना लेता है? 32 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाता है? 44 ग्राम बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, इतना कार्बन चाहिए तो इतना ऑक्सीजन चाहिए। तो लिख दीजिए, हमको क्या निकालना है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा? तो कैसे निकालेगा? देखिए, पहले कार्बन को आप किसी से देखिए, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के अमाउंट बोलता है, कितना कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका और इसका रेशियो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देना है, इतना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, पूरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा आपको बताना है। तो देखिए 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो कितना प्रोड्यूस हुआ? 44 ग्राम। तो लिख दीजिएगा वेन 12 ग्राम carbon combines with oxygen, then 44 gram of CO2 produce, CO2 प्रोड्यूस होता है। अच्छा, 1 ग्राम में लिख दीजिए, 1 ग्राम जब कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? 44 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 12। अब हमको कितना कार्बन लेना है? कार्बन लेना है 2.4 ग्राम। तो 2.4 ग्राम अगर हम कार्बन लेते हैं तो कितना प्रोड्यूस होगा?
44/12 इंटू 2.4 हो गया। अब ये 4 3 जा 4 11 जा, अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 8 जा, फिर हो गया ये आपका 2 3 8 जा, कितना हो गया आपका 8.8 ग्राम। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 8.8 ग्राम। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता जे 2.4 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे जो हम लोग रिलेट करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन को रिलेट करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस करता है, मतलब उसके साथ चाहिए ऑक्सीजन 32 ग्राम। 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना होगा 32/12। अब कितना कार्बन है 2.4 ग्राम, तो कितना हो जाएगा आपका 32/12 इंटू कितना हो जाएगा 2.4, ये 12 नीचे 10 लाइए, 12 2 चा तो 2 5 चा, अब 32 में 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 5 6 जा 5 4 जा, कितना आ जाएगा 6.4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिससे पूछेगा उसी को आप रिलेट कीजिएगा। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बोला है तो कार्बन को रिलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर बोलता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलेट करते हैं। अगर कार्बन और ऑक्सीजन बोलता है कितना कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन और ऑक्सीजन को रिलेट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.8 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 9.3 क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड contains sodium and chlorine in the mass ratio of 23:35.5। तो यहां पे आपका सोडियम क्लोराइड दिया है जिसमें आपका सोडियम भी है क्लोरीन भी है, और दोनों का मास दिया है, क्लोरीन का और सोडियम का मास का रेशियो दिया है। तो NaCl मास का रेशियो कितना होगा, सोडियम का कितना है 23, रेशियो क्लोरीन का कितना है 35.5, ठीक है। अब बोलता है अगर हम 46 ग्राम सोडियम ले लेते हैं तो कितना क्लोरीन चाहिए ताकि हम NaCl बना सके, तो ये NaCl के लिए 23 ग्राम चाहिए अगर Na, तो क्लोरीन कितना चाहिए 35.5, तो इतना ग्राम के लिए तो लिख दीजिए 23 ग्राम Na रिक्वायर्ड 35.5 ग्राम क्लोरीन। 23 ग्राम सोडियम को कितना ग्राम क्लोरीन चाहिए, 35.5 ग्राम चाहिए NaCl प्रोड्यूस करने के लिए, 1 ग्राम के लिए लिख दीजिए कितना हो जाएगा 35.5/23। अब हमको क्या निकालना है 46, तो 46 ग्राम के लिए 46 ग्राम Na रहेगा तो कितना हो जाएगा 35.5/23 इंटू 46। सिंपल मैथ लगा देना है, यूनिटरी मेथड। ये हो गया आपका 23, 2 जा 35 पॉइंट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 71 ग्राम, हो गया सिंपल। ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है सिंगल है, इसका डबल पूछ रहा है, ये भी डबल हो जाएगा। तो 46 ग्राम अगर आप सोडियम लेते हैं तो उसके लिए जो क्लोरीन होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए 71 ग्राम होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ऊपर जो हम लोग 2 लॉ पढ़े थे, एक आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसी पे बेस्ड डाल्टन्स ने कुछ एटम्स के रिगार्डिंग थ्योरी दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहां पे एक वर्ड है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, जैसे बोर्ड्स का पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब होता है एजम्पशन, तो बिना प्रूफ के अगर आप स्टेटमेंट को सही मान के चल रहे हैं तो वैसे स्टेटमेंट को, वैसे थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं पोस्टुलेट बोलते हैं। ए पोस्टुलेट इज ए बेसिक एजम्पशन एक्सेप्टेड एज ए ट्रू विदाउट प्रूफ। बिना प्रूफ के ही वैसे स्टेटमेंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो वो स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स भी हो सकता है लेकिन ट्रू मान के हम लोग चलते हैं, तो उसको पोस्टुलेट बोलते हैं। तो डाल्टन्स का थ्योरी क्या था, डाल्टन्स ने क्या कहा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आप समझ गए, उसी के अकॉर्डिंग, उसी पे बेसिस ये सारा आपका चीज है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक एक चीज को हम लोग समझते हैं डाल्टन्स ने क्या क्या बात कहा। पहला बात, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स।
वही बात जो महर्षि कनंद ने कहा था, डेमोक्रिटस ने कहा था, ये सभी जो मैटर है वो अल्टीमेटली किससे बने हैं? एटम से बने हैं। और एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। तो इन्होंने भी वही बात कहा, जो मैटर है आपका वो सबसे टीनी पार्टिकल से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, और दैट इज कॉल्ड एटम्स। सिंपल, जो ऑलरेडी हम लोग जान रहे थे। दूसरा बात इन्होंने कहा, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा, देखिए भाई, अगर मैटर की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है आपका बहुत सारा है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस भी है। लेकिन सबसे छोटा अगर बात करेंगे, कंपाउंड का बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन में एलिमेंट्स है, कंपाउंड भी है, लेकिन सबसे जो छोटा अगर है कोई, तो वह आपका एटम्स। एटम से छोटा नहीं हो सकता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो कौन होगा? तो याद रखिएगा, वो आपका होगा एटम्स। एटम से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे आप देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका मॉलिक्यूल है। ये आपका क्या है? मॉलिक्यूल। तो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल भी होता है, एटम भी होता है। तो जब हम कंपाउंड को लिखते हैं तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं, जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो एटम्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर सोडियम लिखना है तो क्या लिखेगा? सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ आप कराते हैं तो ऐसे ही ना लिखिएगा Na, तो ये क्या हो गया? आपका एटम्स हो गया। तो सबसे छोटा क्या है? एटम्स। ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या? एटम्स है। एटम से छोटा कोई नहीं हो सकता है केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने कहा केमिकल रिएक्शन में सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो आपका एटम्स होता है। मॉलिक्यूल्स भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है, बट मॉलिक्यूल्स और एटम्स में छोटा कौन है? एटम्स है। तीसरा बात उन्होंने कहा, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ही कह रहा था, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास क्रिएट ही नहीं होगा, ना डिस्ट्रॉयड होगा। मास है किसके वजह से? तो मैटर का मास किसके वजह से है? एटम्स के वजह से है भाई। हम लोगों का जो बॉडी है किसके वजह से है? सेल के वजह से। तो मैटर का जो मास है वो किसके वजह से? एटम्स के वजह से है। इसीलिए उन्होंने उसी को बेस बना के अपना एक स्टेटमेंट दिया, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होगा वही आपको रहेगा। एटम्स को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पहले भी बताए थे। अगर केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो जो प्रोडक्ट बना वाटर, वहां पे भी हाइड्रोजन है, वहां पे भी ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में जो एटम्स रहेगा वही आपको प्रोडक्ट में भी दिखेगा। ये नहीं ये रिएक्टेंट में था और प्रोडक्ट में गायब हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। या प्रोडक्ट में आ जाएगा, रिएक्टेंट में था ही नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। जो रिएक्टेंट में एटम्स होगा वही प्रोडक्ट में एटम्स होगा। दैट मीन्स एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और इसी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं मास दैट इज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो सेम ही बात है, क्योंकि मैटर का जो मास है वो एटम्स के ही वजह से है। अगला है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इन्होंने सिंपल बात बोला भाई, अगर आप एक ही एलिमेंट के सेम एलिमेंट्स का अगर एटम्स लेते हैं तो उनका जो फीचर्स होगा, प्रॉपर्टीज होगा, सेम होगा। अगर आप गोल्ड का एटम्स ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए गोल्ड, इंडिया का गोल्ड ले लीजिए, चाइना का गोल्ड ले लीजिए, कहीं का भी गोल्ड लीजिएगा तो गोल्ड ही होगा ना। तो उसका जो एटम्स होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो अगर आप सेम एलिमेंट के एटम्स लेते हैं तो आइडेंटिकल होंगे, उनका मास जो होगा फिक्स होगा, मतलब सेम होगा, उनका जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, जो प्रॉपर्टीज होगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, सिंबल सेम होगा, सब चीज क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसमें भी कुछ आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे, इसमें भी गड़बड़ आ गया। जैसे हम लोग पढ़े थे आइसोटॉप्स, कार्बन का आइसोटॉप्स था, कार्बन ही था, लेकिन मास में वेरिएशन आ गया। ये तो बोले भाई अगर वो सेम एलिमेंट का एटम्स है तो सारा चीज सेम रहेगा, लेकिन कार्बन तो बताया था ना, कार्बन 3 भाई था, एक का मास 12 था, एक का मास 13 था, एक का मास 14 था। ऑक्सीजन भी 3 भाई था, एक का मास 16 था, एक का मास 17 था, एक का मास 18 था कि नहीं? तो वहां पे मास तो वेरी कर गया, लेकिन इन्होंने कहा था जो एटम्स अगर सेम एलिमेंट का होगा तो वो आइडेंटिकल होगा। ज्यादातर आइडेंटिकल होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन आपको मिलेगा। किसके कारण एक्सेप्शन मिलेगा? आइसोटॉप्स के कारण। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और डिफरेंट एलिमेंट्स का अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स अगर है, अब आप ले लीजिए एक एटम ले लीजिए सिल्वर का
और एक एटम ले लीजिए गोल्ड का, क्या अलग अलग नहीं होगा? सिल्वर का अलग शाइनिंग होगा, अलग मास होगा, अलग डेंसिटी होगा, गोल्ड का अलग शाइनिंग होगा, अलग उसका प्रॉपर्टीज होगा। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे तो उनका जो एटम्स होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा। सेम एलिमेंट्स लेंगे तो उनका जो एटम्स होगा वो आपका सेम होगा। आप अमेरिका का गोल्ड ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, न्यूजीलैंड का ले लीजिए, ठीक है, इंडिया का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, तो वो गोल्ड का जो प्रॉपर्टीज होगा, गोल्ड का जो एटम्स लीजिएगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर लेंगे तो उसका एटम्स का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। सेम एलिमेंट लेंगे तो उसका जो एटम्स होगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। अगला बात इन्होंने कहा, एटम्स कंबाइंड इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसमें भी बाद में देखिएगा एक्सेप्शन आ गया, अभी आपको नहीं पढ़ना है, 11 12 में जाके पढ़िएगा। इन्होंने कहा एलिमेंट्स जब कंबाइंड होंगे ना तो उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होगा। रेशियो क्या होगा? सिंपल होगा। जैसे वाटर का रेशियो क्या था? 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना था? 3:8। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो होल नंबर में आ रहा है। तो इन्होंने कहा जो एटम जब कंबाइंड होंगे कंपाउंड बनाने के लिए तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल होगा। भैया यहाँ पे रेशियो कितना था? 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो क्या था? वो 3:4, 3:8। कितना था? 3:8। समझ गए? लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। 7 पॉइंट कहता है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स रिमेन फिक्स्ड। ये भी आपको बताया है, अगर कोई आप कंपाउंड लिखते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो फिक्स्ड रहेगा। वाटर आप कभी भी लिखिएगा भाई, वाटर आप कभी भी लिखिएगा तो वाटर में हमेशा 2 ही हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। आप अमोनिया लिखेगा, NH3 लिखेगा तो 1 नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा। तो वही कह रहा है जो नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, तो वह यही कह रहा है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स रिमेन फिक्स्ड इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो एटम्स होता है उसका नंबर और उसका टाइप फिक्स्ड है। आपको वाटर अगर लिखना है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ही रहेगा और उसका नंबर भी फिक्स्ड है। 2 हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा। अगर हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ही रहेगा और ऑक्सीजन ही रहेगा। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट फिक्स है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और नंबर भी फिक्स है। 1 ही कार्बन आएगा और 2 ऑक्सीजन रहेगा तब जाके 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये हो गया आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो याद रखिएगा ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिया। तो वो लोग जो थे महर्षि कनंद या डेमोक्रिटस, वो लोग तो आपके फिलोसफर थे, वो लोग साइंटिस्ट नहीं थे। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है आपके? डाल्टन्स, याद रखिएगा, जिन्होंने एटम्स के रिगार्डिंग कुछ थ्योरी दिया, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आयंस एंड इट टाइप्स। आयंस होते क्या है? तो देखिए, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला अगर आपको जानना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब जो फॉर्मूला आप लिखते हैं उसके लिए सबसे जरूरी है आपको समझना आयंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आयंस होता क्या है, फिर आयंस में, एटम्स में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ये मॉलिक्यूल कौन चिड़िया का नाम है, आयंस क्या है और ये एटम्स क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है उसको जान लेते हैं। तो अगर आप इसको समझ गए तो पूरा जो आपका केमिस्ट्री का जो मेन है, बेस है, वो आपका क्लियर हो जाए। देखिए पहले हम लोग शुरू करते एटम्स। तो आपको पहले ही बता चुके हैं पूरा जो वर्ल्ड है आपका वो आपका ओनली आपका 250 एटम से बना है। तो अभी तक अगर हम बात करेंगे तो कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। मतलब 118 एलिमेंट्स के जगह पर आप बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो है किससे बनता है? एटम से बनता है। ऑक्सीजन एलिमेंट किससे बना है? ऑक्सीजन के एटम से बना है। सोडियम एलिमेंट्स किससे बना है? सोडियम के एटम से बना है। तो अभी तक जो है अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स आपका है, मतलब 118 एटम्स आपको दिखेगा। अब भाई बहन ये सबको जोड़ लीजिएगा तो 250 के अराउंड आपको एटम्स दिखेगा। इसी से पूरा आपका जो वर्ल्ड है, पूरा जो ये दुनिया है, इसी एटम से बना है। वो कोई भी सब्सटेंस हो इसी एटम से मिलकर वो बना होगा। अब एटम समझ गए, तो एटम्स आपका सबसे छोटा हो गया जो मैटर आपका बना है। तो मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एटम का ही भाई होता है आयन।
और एटम का ही भाई होता है मॉलिक्यूल, मतलब एटम से ही बनता है मॉलिक्यूल और एटम से ही बनता आयन। डिफरेंस क्या है? तो याद रखिएगा, जब एटम के ऊपर, या जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ये भैया, चार्ज इसका जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपका बराबर होता है। तो एक एटम्स में आपको बता चुके हैं, एटम्स में तीन चीज होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में आपको बता चुके हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो होता है रिवॉल्व करता है। क्लियर है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। तो जब भी एटम न्यूट्रल होगा तो उसको सिंपली हम लोग एटम बोलेंगे, एटम मतलब न्यूट्रल है। लेकिन जब वो चार्ज हो जाता है, चार्ज अब कैसे होगा, एटम चार्ज कैसे होगा? तो एटम कब चार्ज होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करे। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है या गेन करता है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं ले सकता है, क्योंकि याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस में है, ये कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा। एटम से निकलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। एटम से कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आएगा या एटम से वो बाहर जाएगा। तो जब एटम में इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, और चार्ज एटम को ही हम लोग बोलते हैं आयन। याद रखिएगा, आयन का मतलब हो गया चार्ज्ड एटम। आयन का मतलब क्या हो गया? चार्ज्ड एटम। जो चार्ज एटम है वह एटम जिसके ऊपर चार्ज है उसी को हम लोग बोलेंगे आयन। कब चार्ज होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा तब। क्यों देगा भाई, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सिंपली याद रखिए, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा या लॉस करेगा, मतलब लॉस करेगा या गेन करेगा, तो उसको बोलेंगे आयन बोलेंगे। मॉलिक्यूल कब बनाएगा? जब दो एटम्स या दो से अधिक एटम्स कंबाइंड होंगे तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे आपका एटम्स के एग्जांपल आपको बता दिए हैं, जैसे आप एग्जांपल भी ध्यान रखिए, जैसे सोडियम एटम्स हो गया, ऑक्सीजन के एटम्स हो गया, ठीक है, पोटासियम के एटम्स हो गया, सल्फर के एटम्स हो गया, हाइड्रोजन के एटम्स हो गया। ये देखिए सीधा ये एटम्स, कोई चार्ज नहीं है, अकेला है, सिंगल। लेकिन इसी के ऊपर जब चार्ज लिखेंगे, जैसे Na प्लस Mg+, भाई ये चार्ज आया कहां से? आप बोलेगा सर ये चार्ज कहां से आया? टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं। तो इसी को तो हम आपको सिखाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, केएलएमएन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराए थे, वही चीज हुआ है। फिर से हम रिपीट करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो ये Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, ऑक्सीजन का बात करेंगे तो O-2 हो जाएगा, सल्फर का बात करेंगे तो -2 हो जाएगा, उसी तरह क्लोरीन का बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे एटम्स के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज वाला जो एटम्स है वही आपका क्या है? आयन। अब यह एटम जब कंबाइंड हो जाएगा दूसरे एटम के साथ या खुद के साथ तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइंड हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया। तो ये सब आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो ये याद रखिएगा, ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। अब यहां पे एक और काम का बात जो आपको बहुत काम आएगा, अभी हो सके आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगे, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर सेम टाइप का मतलब आयन से जो कंपाउंड बनता है, याद रखिएगा, आयन से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। आयन से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl, MgCl2, इसमें सब आयन है। देखिए आयन मतलब याद रखिएगा चार्ज होगा, देखिए मेटल और नॉन मेटल हो, आयनिक कंपाउंड। एटम से, सेम टाइप के एटम से जो बनता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट जो बनता है सेम टाइप के एटम से बनता है। मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, तो इसको अगर नहीं भी ध्यान दीजिएगा कोई बात नहीं है, बट एटम से ही आयन बना, एटम से ही मॉलिक्यूल बना। जब एटम के ऊपर चार्ज आएगा आयन बोलेंगे, प्लस चार्ज होता माइनस चार्ज होता आयन। कब चार्ज होगा भाई? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा।
एटम मॉलिक्यूल बनेगा कब? जब एटम्स कंबाइंड होगा खुद के साथ या दूसरे के साथ। या फिर खुद के साथ कंबाइंड हो गया, खुद के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, हाइड्रोजन खुद के साथ कंबाइंड हो गया, क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो गया। तो जब दो एटम्स या दो से अधिक एटम्स होंगे तो उसको आप मॉलिक्यूल बोलिएगा। सल्फर का मॉलिक्यूल ऐसे होता है S8, ठीक है, फास्फोरस का P4, ये सब मॉलिक्यूल है क्योंकि एक एटम से अधिक है। यहां पे देखिए सिंगल एटम्स है, ये आपका एटम्स है। यहां पे देखिए एटम्स के ऊपर चार्ज है तो ये एटम्स नहीं है, ये आपका आयंस है। तो ये डिफरेंस आप एज इट इज अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो एटम समझ गए, मॉलिक्यूल समझ गए, आयन समझ गए। अब हम लोग सर्जरी करेंगे आयंस का। तो लीजिए आयंस क्या है, तो बता दिए एटम्स के ऊपर चार्ज हो प्लस या माइनस। जब एटम के ऊपर चार्ज होगा प्लस या माइनस, दैट इज कॉल्ड आयंस। अब ये जो आयन होंगे, ये जो आयंस होंगे ये दो टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स। एक होता आपका, याद रखिएगा, कटायन, और एक होता आपका एनायन। जब एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो कैटायन बोलेंगे। जब एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको एनायन बोलेंगे। भैया प्लस चार्ज कैसे आएगा? तो प्लस चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव, माइनस चार्ज का मतलब होता है निगेटिव। बस निगेटिव पॉजिटिव का खेल है। प्लस चार्ज का मतलब हो गया जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, व्हेन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कैटायन बनाएगा। जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, आप दे रहे हैं, पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तब पॉजिटिव है। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, व्हेन एटम, याद रखिएगा, एक एक चीज याद रखिएगा, केमिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर यही है आपका। और यहां पे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह का लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, हवाबाजी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिटरली बोल रहे हैं। व्हेन एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको एनायन बोलेंगे। तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन निगेटिव चार्ज। अब याद कैटायन कौन बनाएंगे, तो याद रखिएगा मेटल जो होते हैं जनरली ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो मेटल फॉर्म्स कैटायन। मेटल्स क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं लॉस करने के लिए, उनके पास ऐसा कैपेबिलिटी होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। और जो एनायन होंगे वो कौन बनाएंगे, नॉन मेटल। तो याद रखिएगा नॉन मेटल फॉर्म्स एनायन। नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो मेटल के पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, तो मेटल जो होता है वो आपका कैटायन बन जाता है और नॉन मेटल एनायन बन जाता है। अब एग्जांपल देखिए, सोडियम Na+, मैग्नीशियम का देखिए Mg+2, चार्ज कैसे आएगा सब सिखा देंगे। अल्युमिनियम Al+3, ठीक है, पोटासियम K+, हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन में, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन दोनों में बीच बीचवा है, मेटल का भी काम करता है और नॉन मेटल का भी, दोनों में यह घुस जाता है, ठीक है। बाकी सब देख लीजिए, आपका इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेटल। मेटल आपका क्या दिख रहा है, कैटायन दिख रहा है। सिल्वर का देख लीजिए Ag+, कॉपर का +1 +2 भी होता है। इससे डरिएगा नहीं, पहले बता दे रहे, चार्ज से डरिएगा नहीं, सारा चार्ज आपको हम बता देंगे। सोडियम पे कितना चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा, बस थोड़ा सा सबर तो कर यार। एनायन देखिए, एनायन क्या है भाई, माइनस चार्ज वाला, जो नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ये सब आपका याद रखना। आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो यहां पे देखिए नॉन मेटल के ऊपर क्या है, आपका निगेटिव चार्ज है। तो एनायन नॉन मेटल बनाएगा, कैटायन मेटल बनाएगा। एनायन जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, कैटायन जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये सारा पॉइंट्स आप एज इट इज लिख लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, समझे। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताएं, इसको ध्यान रखिएगा। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है, एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एटम्स के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा कैटायन बोलेंगे, जब एटम्स के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको एनायन बोलेंगे। क्लियर है। कैटायंस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और एनायंस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा।
जनरली मेटल जो होते हैं केटाइन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं एनायन फॉर्म करते हैं। केटाइंस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कम हो जाता है, क्या कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, तो एटम के ऊपर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एटम तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो एटम्स के ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा। इन एनायंस, एनायंस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बढ़ जाता है, इसीलिए एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल बनेगा कैटायन और नॉन मेटल बनेगा एनायन। अब एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना, अगर प्लस चार्ज हो, एक प्लस हो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, प्लस 2 चार्ज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, प्लस 3 चार्ज होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अपने औकात के हिसाब से ही वो लॉस करेगा, और एटम जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, अभी बच्चा क्लास के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 1 कर सकता है, 2 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो सकता। उसी तरह गेन का बात करेंगे तो एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है, कोई एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन का भी गेन कर सकता है। वो डिपेंड करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा आपको चार्ज समझा देते हैं। देखिए, अब देखिए चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, +1 है, +2 है, -1 है, -2 है, कैसे निकालेंगे। तो आपको आगे तो हम याद करवा, तो आगे आपको तो याद करवा ही देंगे, ट्रिक से याद करवा देंगे, बट आपको बेसिक नियम आना चाहिए कैसे आप एटम्स को निकालेंगे, उसका चार्ज क्या है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का निकालना है, चार्ज क्या है, ठीक है, पोटेशियम का निकालना है, चार्ज क्या है, सोडियम का निकालना है, चार्ज क्या है। सोडियम का कैसे निकालेंगे, सिंपल आपको बता दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको आता है KLMN वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है, एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए 2 हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन देना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 है, अब इसको 8 उड़ाना है तो 7 लेगा नहीं, तो उससे अच्छा 1 लॉस कर दे, तो इसका वैलेंसी जो है आपका, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन चार्ज का बात करेंगे तो चार्ज में साइन लगाना पड़ता है। वैलेंसी लॉस किया कि गेन किया, लॉस किया तो प्लस हो, वैलेंसी को ही चार्ज बोलेंगे, लेकिन चार्ज में आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का सोडियम क्या करेगा भाई, लॉस कर देगा, भाई ले जा भाई, हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ताकि हमारा बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम स्टेबल हो जाएंगे। हर एक एटम चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये सब जो आसपास है, लिथियम, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन पर शांत हो जाता है, बाकी सबका 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, निकल जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इसका चार्ज हो जाएगा सोडियम प्लस। मैग्नीशियम बेचारा क्या करेगा, इसका 12 है, सीधा याद रखिए 12 का 2 को लॉस करेगा तो +2। अल्युमिनियम कितना, 13 का 3, तो अल्युमिनियम जो है आपका +3 होगा। तो याद रखना है, हॉलिना, आगे हम बताएंगे भी, हाइड्रोजन लिथियम हॉलिना के, ये आगे हम आपको ट्रिक से बताएंगे, सबका प्लस होता है। उसी तरह पोटेशियम का, अच्छा माइनस वाला देख लीजिए। ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, KLMN। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6 हो गया। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। अब ये 8 पुराना है तो 6 को लॉस ना करके 2 को लेगा, ये 2 को लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का ये गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसका जो वैलेंसी है, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया। लेकिन चार्ज क्या होगा, चार्ज लिया कि दिया है, लिया है तो -2। वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं रहता है, लेकिन चार्ज में प्लस माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है। मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 ही होगा, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 ही होगा, लेकिन मैग्नीशियम का चार्ज +2 होगा और ऑक्सीजन का चार्ज -2 होगा। ध्यान रखिएगा, चार्ज में प्लस माइनस ध्यान में रखना है। लॉस करेगा तो प्लस चार्ज, गेन करेगा तो माइनस चार्ज। नाइट्रोजन का उसी तरह निकालिएगा
तो 2,7 पे आता है तो कितना हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए, आपको कुछ नाम याद रखना है, केटायन और एनायन का नाम याद रखना है। पहले आपको केटायन का नाम बता देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना हम आपको बता देते हैं। यहां पे एक ट्रिक लगा दीजिएगा, हॉलीना क्या एज, ठीक है, हॉलीना का एज। कोई हॉलीना नाम की लड़की है आपके क्लास में, एज्यूम कर लीजिए, पूरा साइंस तो एजम्पशन पे ही तो चल रहा है बहुत सारा चीज। मान लीजिए हलीना नाम की लड़की है, आप उससे हैं, हलीना तुम्हारी एज कितना है, सचमुच होगी तो मारेगी एक थप्पड़। क्या पूछ रहे हो, तुमको पता नहीं है, लड़कियों का उम्र नहीं पूछा जाता है। ओहो, ट्रिक ट्रिक है ये ट्रिक। तो आपको क्या करना है, हॉलीना के एज याद रखना है। ह से हो गया हाइड्रोजन, ली से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटासियम और Ag से हो गया आपका सिल्वर। इसका जो चार्ज होगा आपका +1 होगा। कितना होगा, +1। 1 लिखते नहीं, सीधा प्लस लिख देते हैं। बाकी जो है इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक हम बता देते हैं, उसको याद रखिए। इसका समझ गया, इसका ट्रिक क्या है, हॉलीना याद रखिएगा, हॉली इसी तरह याद रखता है, इसी तरह हम लोग याद रखते हैं 11 12 में, ऐसा ही याद रखा जाता है। हॉलीना के या हॉलीना का एज, हॉलीना का एज याद रखिएगा, हॉलीना का एज +1। अगला जो है आपका +2 वाला, इसको कैसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो सिंबल आपको मालूम है ना, Ag से सिल्वर होता है, K से पोटेशियम होता है, Na से सोडियम होता है, ये सब तो आता है। चलिए अब इसका +2 वाला का कैसे याद रखिएगा। +3 वाला में बस एक आएगा बेचारा, अल्मुनियम मतलब आलू, तो उसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये +2 तक कैसे याद कीजिएगा, इसका भी ट्रिक है। देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, ये तीनों आता है। देखिए ये सारा वही चीज आपको लिखवाए हैं जो बार बार 9 10 में आएगा, 11 12 में भी यही सब आएगा। 118 जो आपका एटम्स है ना, एलिमेंट्स है, उसमें कुछ ही आपका यूजफुल है जो आपके बुक्स में आएगा। 50 से 60 ही एलिमेंट्स आपको मिलेगा, बाकी एलिमेंट्स आपको भेंट नहीं होने जा रहा है। नाम के लिए पढ़ेंगे, उसका काम बहुत कम होता है या बहुत कम जगह पर, जनरल जगह पर उसका यूज नहीं होता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, याद रखिएगा इसका ट्रिक, बेटा क्या याद रखिएगा, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, बाप जाने, बाप जाने। क्या याद रखना है, बेटा मांगे कार, बाप जाने। भाई बेटा कार मांग रहा है, मम्मी बोलेंगे भाई तुम्हारा बाप जाने, हम तो कुछ नहीं जाने, ठीक है। तो बेटा है, जिद्दी बेटा है, जा रहा है, मम्मी मुझे कार दिला दो ना। आप लोग जिद करते हैं ना, बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, नहीं तो हम कोचिंग नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं करेंगे। अब तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन आप लोग कर लेते हैं, तो हम लोग भी पहले हम लोग क्या करते हैं ना, साइकिल के लिए हम लोग जिद कर देते हैं, नहीं रेंजर साइकिल चाहिए, पैदल हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो आज ट्यूशन नहीं जाएंगे, तो हम लोग साइकिल के लिए झगड़ा कर देते हैं। हम लोग का अगला जो जनरेशन है वो बाइक के लिए, और आप लोग अब स्कूटी के लिए और कार के लिए। तो इसको याद कर लीजिएगा, बेटा मांगे कार, बाप जाने। इसका चार्ज क्या होगा, +2। क्या चार्ज होगा, +2। अच्छा, बी से हो जाएगा बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Ba से बेरियम, याद रखिएगा ये आएगा बेरियम, Zn से जिंक, इस सबका +2 चार्ज होगा। अल्मुनियम जो है ये वो याद रखिएगा, आलू, बस इसका +3 होता है। बाकी ये दोनों जो आपका बहुत काम का है, ठीक है। आयरन का 2 होता है, एक +2 और एक +3 चार्ज, ठीक है, बहुत फिटफाटवा होता है, कभी +2 कभी +3। +2 होगा तो पहले बोला जाता था फेरस, अब +3 वाला को बोला जाता था फेरिक, और +2 वाला को बोला जाता है आयरन 2। आयरन तो सब में लिखेंगे ही, सब आयरन है, आयरन 2, और +3 वाला को बोलते हैं आयरन 3, ठीक है। और +3 वाला को लिखेंगे आयरन 3। पुराना नाम क्या था याद रखिएगा इसको, फेरस, क्योंकि आयरन का पुराना नाम क्या है, फेरम है, तो फेरस फेरिक। उसी तरह कॉपर का 2 चार्ज होता है, एक प्लस एक +2, ठीक है। तो प्लस वाला को बोलते हैं क्यूप्रस और +2 को बोलते हैं क्यूप्रिक, ये ओल्ड नाम है। अब इसको बोला जाता है कॉपर 1 और 2 रहेगा चार्ज, तो कॉपर 2। तो पहले आपका ऐसे भी लिखा रहेगा, देखिए पहले ऐसे भी लिखा जाता था Mg प्लस, लेकिन अब ऐसे लिखा जाता है Mg सीधा +2, समझे। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसे भी लिख देता है, लोग कभी कभी ऐसे भी लिख देता है Mg2+, तो कोई घबराने की बात नहीं है, प्लस इधर लिखो उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आप समझ गए, ये चार्ज आपको याद रखना है। आयरन का 2 को याद रखिएगा, आयरन 2, आयरन 3, कॉपर 1, कॉपर 2। अब आयन का हम लोग नाम कैसे लेंगे? तो देखिए केटायन का जो नाम है ना भाई, केटायन का नाम में कोई दिक्कत नहीं है। केटायन बोलता है भाई हम में कोई लफड़ा नहीं है, हम मेटल है, हम में कोई झंझट नहीं है। ये बॉयज की तरह है। किसके तरह है? बॉयज की तरह, नो लफड़ा। जब बोलो भाई चलना है मार्केट, तैयार है, पार्टी करनी है, तैयार है, कोई झंझट नहीं, 2 मिनट में तैयार। ठीक है, सोया भी रहेगा, आंख में पानी भी नहीं मारेगा, बरस भी नहीं करेगा, निकल जाएगा। जब बोलो, जब वो तैयार है, एकदम तैयार वाला मूड में है। जब बोलेगा 1 बजे 2 बजे, जब बोलो भाई, सोया रहेगा, एकदम नींद में निकल जाएगा। तो इसका नाम में कोई झंझट नहीं है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, लिथियम तो लिथियम, सोडियम तो सोडियम। अब प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है तो आयन तो बोलना ही है, तो आयन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका स्पेशल नाम है। लेकिन अगर एनायन का नाम बोलेंगे तो ये बिल्कुल गर्ल्स की तरह एटीट्यूड में, सिंपल नाम आप नहीं ले सकते हैं। इनके नाम में आपको जोड़ना पड़ेगा आईडीई। क्या जोड़ना पड़ेगा? आईडीई। जैसे सीधा एफ लिखिएगा तो ये फ्लोरीन होगा, ये प्लस रहता तो अभी बोलता फ्लोरीन आयन, लेकिन ये माइनस आ गया तो अब इसको बोलना है फ्लोराइड। अब फ्लोरीन नहीं बोलना है, एफ को क्या बोलेंगे? फ्लोरीन। एफ प्लस रहता तो भी बोलते फ्लोरीन आयन, लेकिन एफ माइनस आ गया तो इसको आप बोलेंगे फ्लोराइड। आईडी जोड़ देना है, आईडी याद रखिएगा। फ्लोराइड क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। Cl माइनस, चारों बहन को याद ही रखिएगा। फ्लोराइड, Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस बोरोमाइड, I माइनस आयोडाइड, ये याद रखिएगा। I से आयोडीन होता है, आयोडीन नहीं बोलना है, I माइनस को आयोडाइड, Br को ब्रोमीन बोलते हैं, Br माइनस को बोरोमाइड। ये नाम में आसान करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी नॉन मेटल्स का बात करेंगे, मतलब एनायन का बात करेंगे, तो उसके नाम में आपको आईडी जोड़ देना है। ओ रहेगा तो ऑक्सीजन बोलिएगा, क्या बोलेगा? ऑक्सीजन। लेकिन O माइनस 2 रहेगा तो ऑक्साइड बोलेंगे। उसी तरह सल्फर होगा, ए से सल्फर होगा, लेकिन H2 माइनस होगा तो क्या बोलेंगे? सल्फाइड बोलेंगे। उसी तरह ये सब स्पेशल नाम याद रखिएगा। ये पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। तो सीधा एक एटम के ऊपर चार्ज रहेगा तो आयन, अब बहुत सारा एटम्स का ग्रुप होगा उसके ऊपर चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन, मतलब बहुत सारे एटम। तो ये सब एटम देखिए, एक से अधिक एटम्स है, ठीक है, 2 एटम्स या मोर देन 2 एटम्स हो, उसके ऊपर चार्ज हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। ये हो गया OH माइनस, बहुत ज्यादा आएगा, बेस में यही रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसका स्पेशल नाम है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, नाइट्राइट आयन। चार्ज के साथ याद रखिएगा, क्योंकि सब में नेमिंग हम लोग करेंगे, तो इस चारों बहन का याद रखिएगा, इस चारों बहन का चार्ज है माइनस। और ओस याद रखिएगा, ओस ओल्ड स्टाइल, इसका ट्रिक क्या है? ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल, इसका चार्ज होता है -2। ओल्ड स्टाइल का चार्ज क्या होता है? -2। और इसका ट्रिक याद रखिएगा, सिंपल बता देते हैं, सिंपल इसका भी ट्रिक है। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, फिर कब जाई पता नहीं है, लेकिन फिर कल बाहर आई, इसका चार्ज है -1। ट्रिक समझने के लिए समझ लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर कल बाहर आई, कौन आई उससे लेना देना नहीं है, बस ध्यान रखना है। फिर कल बाहर आई, उसका चार्ज कितना है? -1। और फिर ओल्ड स्टाइल कितना है? -2। ये सब तो डायरेक्ट रट्टा मारो, डायरेक्ट रट लीजिएगा, क्योंकि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितना भी फॉर्मूला 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितना भी आएगा ना, उस सब में यही सब फॉर्मूला आएगा। इसको चार्ज के साथ याद रखिएगा, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनेट, और H लग जाएगा तो बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट में -2 चार्ज, और H लग जाएगा तो वो चार्ज कम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सल्फेट का याद रखिएगा, SO4 चार्ज हो जाएगा -2, और NH4 का, ठीक है, इसको बोलेंगे अमोनियम। तो याद रखना है ये वाला। एक और याद रखिएगा, फॉस्फेट याद रखिएगा, ये भी आता है PO4, इसका चार्ज -3 होता है, फॉस्फेट PO4। बस इतना आपको याद रखना, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ये हो जाएगा अमोनियम, और ये हो जाएगा आपका फॉस्फेट। ये चार्ज आप याद रखिएगा। आइए अब हम लोग आयंस को समझ गए, एटम्स को समझ गए, पूरा लॉ वो सब पढ़ लिए। अब हम लोग समझेंगे कंपाउंड। कंपाउंड आपका 2 टाइप्स का होगा, एक आयनिक कंपाउंड और एक होता है आपका कोवैलेंट कंपाउंड।
अब उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो दो तरह का कंपाउंड होता है, एक आयनिक कंपाउंड, एक होता है आपका कोवैलेंट कंपाउंड। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं पूरा। देखिए कंपाउंड जो है आपका, खूब ध्यान से समझिएगा कंपाउंड के बारे में। जो कंपाउंड है आपका कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड क्या होता है भाई, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है, मोर देन 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स भी होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यह जो कंपाउंड्स है 2 तरह का होगा, उसको ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका आयनिक कंपाउंड, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, और एक होता है आपका कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड। अब आप बोलेगा डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस से पहले हम लोग पहचान लेते हैं कि भाई पहचानेंगे कैसे कौन कंपाउंड क्या है। तो उसका सिंपल ट्रिक आप याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड में याद रखिएगा, यह आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल। तो ऐसा कंपाउंड जहां पे आपको फर्स्ट में याद रखिएगा, फर्स्ट में जिस कंपाउंड में आपको मेटल दिख जाए उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा समझ जाना वो आपका आयनिक कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है आपका, इसमें नॉन मेटल होता है, फर्स्ट वाला भी नॉन मेटल और सेकेंड वाला भी आपका क्या होता है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल जब मिलता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है भाई, तो वह कंपाउंड होता है आपका, याद रखिएगा, कोवैलेंट कंपाउंड। तो जैसे ही पहला एटम आपको नॉन मेटल दिख जाए तो आप उसको बोलेगा यह कंपाउंड आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। अब आप बोलेगा भाई नॉन मेटल हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको कितना बार हम बता चुके हैं, सिंपल ट्रिक आपको याद रखना, नॉन मेटल का बड़ा ट्रिक नहीं है, सीधा याद रखना है, सोचपन याद रखिएगा, सोचपन, SOCHPN, सोचपन, सोचपन याद रखिएगा। आइए याद करवाए, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, P से फास्फोरस, N से नाइट्रोजन, F से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना ही आपका आएगा नॉन मेटल। नॉन मेटल बहुत सारा होता है, इतना ही आपका आएगा नॉन मेटल। लगभग आपका हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब जोड़ेंगे, ठीक है, तो 20-25 के आसपास आएगा, लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना है, इतना ही याद रखना है, यही आपका बार बार आएगा। सोचपन, फिर कल बाहर आई, देखिएगा कोई भी कंपाउंड्स बनाएगा ना यही सब आएगा आपका। अब देखिए कंपाउंड लिख रहे हैं, कैसे आप पहचानेगा, NaCl, देखिए मेटल है, आयनिक कंपाउंड। CaCO3, फर्स्ट वाला देखिए बॉस, मेटल है, आयनिक कंपाउंड। MgCl2, MgCl2 फर्स्ट वाला मेटल है, कैसे मेटल है भाई, इधर नॉन मेटल है नहीं, देखिए ना, ऐसे भी EM वाला सब ज्यादातर आपका क्या होता है, मेटल ही होता है, ठीक है। और देखिए LiO, Li2 होता है, Li2O, K2O, सब में मेटल ही है। देखिए यहाँ पे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, तो ये आपका आयनिक कंपाउंड हो गया। लेकिन नॉन मेटल वाला देखिए, नॉन मेटल वाला जैसे आपको दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला देख लीजिए, वाटर का फॉर्मूला देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड का देख लीजिए, फास्फोरस क्लोराइड का देख लीजिए, ट्राइक्लोराइड का देख लीजिए, सल्फर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का देख लीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड का देख लीजिए। ये सब जो आप देख रहे हैं सब आपका क्या है, देखिए फर्स्ट वाला क्या है, नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल। देखिए सोचपन में आ रहा है, सोचपन, सोचपन, खूब ख्यालों में डूबे हुए हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं जो उसको आना पड़ रहा है। सोचपन एक और होता है, मतलब वो काम का नहीं है, तो इसका ट्रिक हम लोग बनाते हैं, सोचपन से फिर कल बाहर आए, इतना सोचे जो उसको आना पड़ा, तो सोचपन से फिर कल बाहर आए। भाई इसको दिल पे नहीं लेना है, ट्रिक थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता। हम लोग सर जी इसी तरह हम लोग बताते थे, सर लोग, हम लोग इसी ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाते, तो दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है, कौन आई, कब आई, कैसे आई, क्यों नहीं आई, उतना नहीं देखना है। तो सोचपन से फिर कल बाहर आई, तो जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है, NH4OH लिख लीजिए, NH4Cl लिख लीजिए, सब देखिए नॉन मेटल है। फर्स्ट में जहां नॉन मेटल आ जाए कोवैलेंट कंपाउंड, फर्स्ट में जहां आयनिक कंपाउंड आ जाए सीधा बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो कोवैलेंट नॉन मेटल से शुरुआत कंपाउंड का,
आयनिक मेटल से शुरुआत, सिंपल लॉजिक लगा देना है, बस गेम ओवर। अब आप बताइए ये कौन सा कंपाउंड है, वो आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। यहां पे देखिए फर्स्ट वाला क्या आपका कैल्शियम है, तो ये आपका आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। उसी तरह बेकिंग सोडा का लिखेंगे NaHCO3। यहां पे देखिए आपका क्या मेटल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट मेटल आयनिक कंपाउंड, फर्स्ट नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको बताते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड को डिटेल से, फिर उसका नेमिंग कराएंगे। तो आयनिक कंपाउंड समझ गया, ठीक है, आयनिक कंपाउंड समझ गया, मेटल और नॉन मेटल से बनता है। लेकिन ये क्यों बनता है? तो भाई मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो बोलता है भाई हम इलेक्ट्रॉन देंगे, तू इलेक्ट्रॉन लेगा, और हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, क्या हम लोग जब दुकान खोलते हैं पार्टनरशिप में, तो बॉन्ड बनता है कि नहीं? बॉन्ड एक जनरल वर्ड है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं या किसी के साथ रिलेशन का बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अरे उसके साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग है ना। कहीं पे झगड़ा उगड़ा हो जाता है तो हम लोग अपना बात करें, भाई तुम जाओ या तुम सल्टाओ उसको, सल्टाओ यार, तुम्हारा अच्छा बॉन्डिंग है यार। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम्हारा अच्छा बॉन्डिंग है यार, अच्छा चलता है, तुम्हारा बॉन्डिंग अच्छा है, मेरा बॉन्डिंग ठीक नहीं है भाई, तू जा। उसी तरह जब लोग पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है उनके बीच में, एक जुड़ाव। बॉन्ड का मतलब हो गया जुड़ाव, अच्छा बॉन्डिंग है उसके साथ। अरे यार इसके साथ मेरा बॉन्डिंग ठीक नहीं रहता है। जब आता है जब लॉस में ही हम चल जाते हैं, जब आता है जब कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, दिन खराब हो जाता है भाई। कितना भी मछली खा ले सुबह सुबह, लेकिन इसका मुंह देखते, इसका चेहरा देखते दिन खराब हो जाता है। तो बॉन्डिंग, तो आयनिक कंपाउंड समझ गए, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्डिंग। तो जब ये आयनिक कंपाउंड कब बनेगा? तो जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। तो जब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो भैया लॉस और गेन का खेल किसके बीच में हो रहा है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो आयनिक कंपाउंड मतलब वह कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है। द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस लॉस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। मेटल कैटायन वाला होगा, नॉन मेटल आपका एनायन वाला होगा। तो मेटल आपको बता दिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करने का टेंडेंसी रखता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सोडियम महाराज बोलेगा भैया हम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, और क्लोरीन बेचारा बोलेगा अरे भाई लॉस करेगा तो हमको दे दो। तो सोडियम देने वाला है, क्लोरीन लेने वाला है। क्लोरीन लेके खुश होगा और सोडियम दे के खुश होगा। यहाँ पे देने और लेने से खुशी है, देने और लेने से उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। क्लोरीन अगर लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और सोडियम अगर दे देगा तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सौदा जो है फायदा वाला है, एक ले के फायदा में है और एक दे के फायदा में है। तो मेटल वाला बोलेगा ले भाई ले ले, खुश हो जा, तुम्हारा 8 हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। तो किसी को दे के अगर भला हो रहा है तो क्या चाहिए? मेटल बोलता ले ले भाई, हम भी खुश, अब तुम्हारा भी हो जाएगा, तू भी खुश, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया। इस बॉन्ड को अब सोडियम दिया, क्लोरीन लिया, मेटल दिया, नॉन मेटल लिया, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बना, इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। इन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड में जो एटम बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्डिंग बना, वो कौन सा बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्डिंग। लेने देने से जो बॉन्डिंग बनेगा उसको आयनिक बॉन्डिंग बोलेंगे। अब आ जाइए आयनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है। तो देखिए आयनिक कंपाउंड का जो नेमिंग करना है आपको, बस गर्ल्स को ध्यान में रखना है, नॉन मेटल को ध्यान में रखना है, बॉयज वाला में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका नेमिंग करना, भैया कौन है ये? सोडियम महाराज है तो सोडियम लिख दो। ये Cl है, अब ये Cl कंपाउंड में अकेला बेचारा रहता तो हम क्लोराइड बोलते, क्लोरीन बोलते हैं, बट ये आपका कंपाउंड में है, इसके ऊपर एक चार्ज आएगा, इसको जब तोड़ेंगे ना तो चार्ज आएगा Na+Cl-, तो इसको आप बोलेंगे क्लोराइड, याद रखिएगा। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, जितना भी लास्ट में आपको मिलेगा ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड बोल देना,
क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड। अब बाकी पॉली एटॉमिक्स रटवाए थे, NO3 तो नाइट्रेट, SO4 सल्फेट, ये सब तो याद ही रखना पड़ेगा। इस सब में देखिए, सब में आपको आईडी जोड़ते जाना है, ठीक है। अच्छा, हाई सब आएगा तो नायका नाम याद रखिएगा। आयरन, यहाँ पे देखिए आयरन 2 ऑक्साइड, अगर 3 आएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, 3 है तो बोलेगा आयरन 3 ऑक्साइड। AgCl है तो सिल्वर क्लोराइड। ZNO होगा तो क्या बोलेगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। Ag2 होगा तो क्या बोलेगा, सिल्वर ऑक्साइड। एकदम आसान है। MgCl2 होगा तो क्या बोलेगा भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहां पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्लोरीन आपका 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऑक्सीजन 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल नाम बोलेंगे, सिंगल। डाई, ट्राई, पाई ये सब नहीं लगाएंगे, सीधा नाम बोलना है, बस ध्यान में रखना है। जो बॉल्स वाला साइड है, जो नॉन मेटल, इसमें IDE जोड़ देना है, बस इतना का ध्यान रखिए। बाकी ये जो भैया लोग हैं पॉली एटॉमिक वाला, उसको याद रखिएगा। जैसे कॉपर का तो नाम ले लीजिएगा, ये क्या है, सल्फेट भैया है तो कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, सोडियम है तो सोडियम बोल दीजिए। ये क्या है, कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम है, ये बाइकार्बोनेट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल नाम है इसका। सी है कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। भाई 50 गो, देखो ये सब जो बता रहे हैं उसको बना लीजिएगा, लाखों फॉर्मूला बना सकते हैं, बनाते रहिए। कुछ ज्यादा बोल दिए क्या? अरे भाई बहुत सारा फॉर्मूला बना सकता है, बाद में ये चीज आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है, लास्ट में। अब आ जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बनता है कंपाउंड, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे आता है कि जाता है, तो याद रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड में ना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना गेन होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, वो गेन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भैया नॉन मेटल है, इधर भी नॉन मेटल है, ये भी लॉस करेगा, ये भी लॉस करेगा, हो ही नहीं सकता। दोनों क्या है, गेन करने के टेंडेंसी में। तो भाई कोई लॉस करेगा तब तो गेन करेगा, तो ये भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो बोलेगा भैया काम कैसे होगा, तो बोलेगा चलो पार्टनरशिप ही कर लेते हैं। मान लीजिए 2 आदमी है और एक बिजनेस करना है और 2 लाख का जरूरत है, ए है और बी है। ए के पास 1 लाख रुपया है, बी के पास 1 लाख रुपया है, और उनको एक बिजनेस करना है जिसमें 2 लाख का जरूरत है। ए बोलेगा चलो भाई मिल के हम लोग बिजनेस कर लेते हैं, ए बोलेगा हम भी 1 लाख ले आते हैं, बी बोलेगा हम भी 1 लाख ले आते हैं और बिजनेस कर लेते हैं। ए बोलेगा मेरा भी 2 लाख हो गया और बी बोलेगा मेरा भी 2 लाख हो गया, क्योंकि दोनों पैसा को मिला दिया, शेयरिंग कर लिया। तो याद रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड जो बनता है इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग से बनता है। द कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है उससे बनते हैं, दैट्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ये किसके बीच में बनता है, तो बता चुके आपको नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी नहीं है लॉस करने का, ठीक है, और दोनों को गेन करना है तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। कैसे शेयरिंग करते हैं आपको सब चीज बताएंगे। और इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना भाई, इनके बीच में तो शेयरिंग हो गया, इस बॉन्ड को, ये शेयरिंग वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब याद रखिएगा यहाँ पे सिंपल आपको आगे बताएंगे भी, आयनिक बॉन्ड में कोई डंडी नहीं लगता था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में डंडी लगेगा, मतलब ऐसे साइन लगेगा कोवेलेंट बॉन्ड में, ऐसे जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है तो ऐसे लकीर खींचेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे लिखेंगे। ये आगे हम आपको समझाएंगे, घबराना नहीं। बट NaCl में हम लोग नहीं लिखते, NaCl को सीधा प्लस और माइनस से बताते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा, जो फोर्स होगा, वो आपका क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और इसके बीच में जो आपका होगा कोवेलेंट वाला में, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, याद रखिएगा। आप कोवेलेंट कंपाउंड का नेमिंग कैसे कीजिएगा, तो इसमें आपको याद रखना है कुछ प्रीफिक्स, आपको याद रखना है प्रीफिक्स। जैसे अगर एक एटम होगा तो मोनो यूज कीजिएगा, 2 एटम होगा तो डाई, 3 एटम होगा तो ट्राई, 4 एटम होगा तो टेट्रा,
5 एटम्स होगा तो पेंटा, 6 एटम्स होगा तो हेक्सा। अब नेमिंग करके आपको हम बताते हैं, देखिए नेमिंग कैसे कीजिएगा। जैसे SO2 तो एक एटम्स है तो लिखना है मोनो, क्या लिखेंगे मोनो। ये 2 एटम्स है तो लिखेंगे, ये मोनो है और सल्फर है तो लिख दीजिए मोनो सल्फर, सल्फर। एक के लिए मोनो, दो के लिए एक के लिए मोनो हो गया, दो के लिए, एक के लिए मोनो और सल्फर है सल्फर। ऑक्सीजन कितना है 2 तो लिखेंगे डाई, डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है फर्स्ट के लिए मोनो का यूज नहीं करना, सेकेंड के लिए मोनो यूज कर सकते हैं, फर्स्ट के लिए मोनो का यूज नहीं करना, ये रूल है। अगला देखिए CO2 क्या लिखेंगे कार्बन, तो मोनो का यूज नहीं करना फर्स्ट के लिए तो मत कीजिए, तो कार्बन हो गया आपका कार्बन। कौन ऑक्सीजन है 2 तो लिख दीजिए डाई ऑक्साइड। याद रखिएगा नॉन मेटल का नाम जब भी सेकेंड में हम नॉन मेटल का नाम लिखेंगे वो आपका आयनिक कंपाउंड हो तब या आपका कोवेलेंट कंपाउंड हो तब, सब में आप IDE जरूर जोड़िएगा। अगला देखिए अगर हो SF4 इसको क्या नाम देंगे, तो इसको बोलेंगे सल्फर, क्या बोलेंगे सल्फर, सल्फर, सल्फर। ये कौगो फ्लोराइड है 4 तो 4 का कितना होता है टेट्रा, तो बोलेंगे टेट्रा फ्लोराइड, टेट्रा फ्लोराइड। और देख लीजिए अगर हमको लिखना PCl3 तो क्या लिखेंगे फॉस्फोरस, क्या लिखेंगे फॉस्फोरस। फर्स्ट में मोनो का यूज मत कीजिएगा, फॉस्फोरस। कौगो क्लोरीन है 3 गो तो लिखेंगे ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड हो गया। ठीक है, उसी तरह SF6 होगा तो क्या लिखेंगे, एस का क्या होगा सल्फर, क्या होगा सल्फर, हो गया सल्फर। और F6 कौन है आपका फ्लोरीन, कौन है आपका 6 गो, मतलब फ्लोराइड 6 गो है तो लिखिएगा 6 गो कितना होता है हेक्सा, तो हेक्सा फ्लोराइड हो गया। यही चीज तो आपको, अब कुछ और एग्जांपल देख लीजिए जो आपको पता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, ये आपका सल्फाइड है दो तो डाई सल्फाइड। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। 6 का कितना लिखते हैं हेक्सा लिखते हैं। N2O4 इसको क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो लिखेंगे डाई नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन है 4 तो टेट्रा ऑक्साइड। N2O5 तो डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब ये पेंटा ऑक्साइड लिखना, पेंटा ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड लिखना, मोनो, मोनो ऑक्साइड लिखना है तो 2 गो ओ नहीं लिखेंगे, एक ओ को काट देंगे, तो 2 वॉवेल्स अगर आएगा साथ साथ एक वॉवेल्स को उड़ा देंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे देखिए यहां पे भी स्पेशल केस है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है फिर भी डाई हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे सीधा लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, मोनो भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे हैं तो यहाँ पे ना मोनो लिखना है ना डाई लिखना है, मोनो भी नहीं लिखना है, मोनो सल्फाइड भी नहीं लिखना है, दोनों में आपका इधर डाई नहीं लिखना है इधर मोनो नहीं लिखना है, सीधा लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये याद रखिए। कुछ नेम है जो स्पेशल है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना भाई घरेलू नाम से इतना फेमस हो जाते हैं जो उनका रियल नाम का कोई आता पता नहीं है। जैसे आप लोग भी इतना फेमस नाम हो जाता है घर का, ये स्कूल में कभी कभी घरे के नाम से लोग जान जाते हैं, बहुत शर्म लगता है। जैसे कुछ लोगों का देखते हैं फेमस नाम हो जाता है घर से, तो वो जब कहीं पे अपना प्रचार भी करता है तो लिख देता है राजेश उर्फ पप्पू, कहीं पप्पू के नाम से उसको जानना है लेकिन राजेश नाम को भी जानाना है, तो इस तरह होता है। तो ये जो आपका H2 है इसको बोलना क्या चाहिए, इसको तो बोलना चाहिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, कहीं डाई तो बोलेंगे नहीं हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन इसको वाटर बोला जाता है। NH3 को क्या बोलना चाहिए नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, लेकिन इसको अमोनिया बोला जाता है। तो याद रखिएगा H2O को कोई नाम नहीं देंगे, स्पेशल नाम है H2O का वाटर और NH3 का अमोनिया, ये याद रखिएगा। तो ये सारा नेमिंग आपका ये हो गया, आपका कोवेलेंट कंपाउंड का नेमिंग ऐसे करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड में आपको डाई ट्राई पेंटा हेक्सा जितना भी होगा लिखना है, और 2 अगर आएगा तो वहां पे आपको वॉवेल्स को एगो खत्म कर देना है, समझे। पेंटा ऑक्साइड अगर आएगा जैसे पेंटा ऑक्साइड, पेंटा, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे ए को काट देना है, पेंट ऑक्साइड लिखना। टेट्रा देखिए यहाँ पे ए को हटा देना है, ठीक है। हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे, एटम्स कैसे कंबाइंड होते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जानेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड जानेंगे। तो
तो आयनिक कंपाउंड जान गए, कोवेलेंट कंपाउंड जान गए और दोनों का नेमिंग हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका जो बॉन्ड है आपका बता दिए, दो तरह का बॉन्ड हो गया, एक हो गया आपका आयनिक बॉन्ड और एक हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और एक हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड जो बनेगा भाई आपको बता चुके हैं, ये आयनिक कंपाउंड में बनेगा। आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में बनेगा, आयनिक कंपाउंड में बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड में बनेगा। क्लियर है? दूसरा आयनिक कंपाउंड क्या है भैया, मेटल और नॉन मेटल वाला है, मेटल प्लस नॉन मेटल वाला है। क्लियर है? कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, नॉन मेटल और नॉन मेटल वाला है। क्लियर है? यही ना है। अब आयनिक बॉन्ड में एक मेटल है और एक आपका नॉन मेटल है। मेटल के काम है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, नॉन मेटल के काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वही आपका क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे नॉन मेटल और नॉन मेटल है, इधर भी नॉन मेटल और इधर भी नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ई लाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ई लाएगा। दोनों में आयनिक बॉन्ड बने तब या कोवेलेंट बॉन्ड बने तब उसमें सभी एटम जो होगा अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। क्योंकि टारगेट उसका वही है, जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और हम खुश हो जाए। तो उसका खुशी है 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, ताकि वो स्टेबल हो जाए, भाग दौड़ वाला जिंदगी से मुक्त हो जाए। समझे? तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग। अब कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको हम बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नॉन मेटल ये हो गया आपका मेटल और एक नॉन मेटल हो गया, Cl ले लीजिए। बॉन्ड कैसे बनाएगा वो भी बता देते हैं। अब देखिए, सोडियम का सीधा लिख दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लिख दीजिए। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ऐसे लिख दीजिए। उसके चारों तरफ दिखा दीजिए भैया इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इतना फौज मेरे पास है, इसका फौज 1, इसका फौज 7। अब सोडियम बोलेगा भाई तुम एक ले लो हमसे, जो मेरा बैक डोर में तो 8 गो है, ले 8 गो हो जाएगा। ये बोलेगा हाँ एगो दे दीजिएगा तो हम भी 8 हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो आगे क्या होगा भाई, आगे Na इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो आपका Cl है उसके पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको थोड़ा क्रॉस से दिखा सकते हैं या डॉट से ही दिखा दीजिए। क्रॉस से दिखाएगा तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा जो कौन इलेक्ट्रॉन गया है। क्रॉस से दिखा दीजिए। ये हो गया आपका माइनस चार्ज और ये हो गया आपका प्लस चार्ज। हो गया, इतना ही काम आपको करना है। दूसरा एक और बता देते हैं, Mg और Cl2। जैसे MgCl2 ये हो गया आपका NaCl का, NaCl। अब हम बनाते हैं MgCl2। MgCl2 को आपको बताना है, तोड़ के बनाना है। किस तरह बनाना है, तोड़ के बनाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हुए बताइए। तो इधर लिखिए Mg, इधर लिखिए Cl। Cl यहाँ पे कितना है भाई, 2। Cl कितना है, 2। तो Cl ऊपर, एगो Cl नीचे। अब इसका देखिए, इसका तो उतना ही है 7, 7। इसका भी कितना होगा, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया। इस Mg का कितना हो जाएगा, 2 है। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। क्रॉस से कर दीजिए, हो गया। अब एगो दे देगा, ई बेचारा का बोलेगा क्लोरीन हमको एगो दे दीजिए। बोलेगा भैया हमको भी एगो दे दीजिए, हम भी 8 हो जाएंगे, हो गया। अब इसके बाद क्या लिखिएगा, Mg बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Mg+2 लिख दीजिए। और क्लोरीन आपका कौ है, 2 है, तो 2 को एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, Cl हो गया आपका 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, एक क्रॉस होल 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, चार्ज लिख दीजिए। बाहर या अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बाहर लिख दीजिए। और ये कौन है क्लोरीन 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, हो गया, बन गया। यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं, ये NaCl हो गया, ये आपका क्या हो गया, MgCl2 हो गया। तो इस तरीके से आप आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसी तरह आपको बनाना है, जब भी बोलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आप आयनिक कंपाउंड बनाइए या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाइए NaCl का, MgCl2 का, तो इस तरह आपको बनाना है।
अगर कैल्शियम ऑक्साइड का बोलेगा जी, कैल्शियम ऑक्साइड का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम इधर, ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन बेचारा का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 8, सॉरी 6 हो गया इसका। और कैल्शियम का 2 होता है, इसको 2 का कमी है, इसको 2 देना ही है। दोनों ले लो भाई, क्या दिक्कत है, ले लो दोनों। ये हो गया आपका कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज। और ऑक्सीजन में कितना आ गया? 6 गो था और 2 गो आ गया, इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? -2 चार्ज हो गया। इसी को तोड़ मरोड़ के आगे लिख दीजिए CaO, हो गया, काम खत्म। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, समझ गए? तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन दे दे के बता सकते हैं। तो ये सब पहले 10 में था, ये चैप्टर जो था ना 10 में था, आपको 9 में नहीं पढ़ना था, लेकिन अब जो है 9 में दे चुका है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को देख रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा कोवेलेंट कंपाउंड में। तो कोई कोवेलेंट कंपाउंड ले लीजिए, पहले छोटा से शुरुआत करते हैं H से। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। H2 को अलग कीजिए, H हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन जो है ना, याद रखिएगा, हाइड्रोजन याद रखिएगा, हीलियम याद रखिएगा, लिथियम याद रखिएगा। ये तीनों बेचारा जो है ना, आपका बेरिलियम भी ले लीजिए, इसके आसपास जितना भी है, ये सब बेचारा जो है इसके बाहरी सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 ही में खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसको 8 नहीं चाहिए। तो बोला एगो आप लाइए, एगो आप लाइए, मिला लेते हैं, आपका भी दो मेरा भी दो, आएगा नजदीक आएगा, बोलेगा आइए आइए बीच में रखिए। अब ये आपका भी हो गया 2 गो, अब मेरा भी हो गया 2 गो। और इस तरह आपको बॉन्ड बना देना है सिंगल। 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल, 4 इलेक्ट्रॉन होगा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 2 गो उल आया 2 गो इल आया तो डबल। 6 गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ मतलब 3 गो उल आया 3 गो उल आया तो ट्रिपल। 4 गो इलेक्ट्रॉन उल आया 4 गो इलेक्ट्रॉन इल आया, 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कितना हो सकता है? 2 4 6। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ मतलब दोनों एटम 2-2 है। 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ मतलब दोनों एटम्स का 3-3 इलेक्ट्रॉन है, पार्टनरशिप में काम कर रहा है। आयनिक बॉन्ड, जैसे बैंक में आप बैंक किसी को दे रहा है ले रहा है, तो बैंक का जो बॉन्डिंग है कैसा है? आयनिक बॉन्डिंग है। और हम लोग जो पार्टनरशिप में दुकान करते हैं या कोई काम करते हैं, वो आपका शेयरिंग कैसा है? वो आपका कैसा बॉन्ड है? ये तो शेयरिंग वाला हो गया ना, तो वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा दूसरा देखिए ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 6 लिख दीजिए। ये ऑक्सीजन का कितना है भाई? 6 लिख दीजिए। अभी बोलेगा एगो से काम हो जाएगा, एक एक का शेयरिंग करेंगे तो होगा? बोलेगा ना 2 का जरूरत है, हमको 2 को दीजिए। ये बोलेगा हमको भी 2 को दीजिए, बोलेगा लाइए बीच में। अब बीच में लाइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 2 2, इसको 2 दे दीजिए। अच्छा ये बोलेगा अच्छा 2 हो गया मेरा, 2 हो गया, 2 आप ले लीजिए। तू मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लूंगा, तुम्हारा भी मेरा भी। अभी बोलेगा 8 इलेक्ट्रॉन मेरा हुआ, हाँ हो गया। ये बोलेगा मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, हाँ हो गया। 4 2 6 2 8, ये बोलेगा 4 2 6 2 8 हो गया, ये फाजिले हो गया, 8 हो गया। अब बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कितना? 4, तो डबल बॉन्ड बना देंगे, O डबल O। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में देखिए तीसरा, नाइट्रोजन में N2 में देखिएगा, नाइट्रोजन में कितना होता है भाई? 7 नहीं होता है नाइट्रोजन में, 7 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, तो 5 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 3। नाइट्रोजन में कितना हो गया? अगला नाइट्रोजन में 2 8 3। ये बोलेगा जो भाई 1 से काम चलेगा, बोलेगा नहीं भाई 5 और 1 6 ही रहेगा। 2 देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 3 देंगे तो हाँ 5 और 3 8 हो जाएगा। तो बोलेगा 3 पे फरियाते हैं, ये हो जाएगा 2 और 3 दे दिया इसको। ये बोलेगा हम मेरा भी 2 ले रखे रहते हैं, 3 आपको दे देते हैं। ये बोलेगा मेरा हो गया 8, वाह 2 और 6 8। ये बोलेगा मेरा भी हो गया 8, वाह पार्टनरशिप हो गया कामयाब, सक्सेस, मिशन सक्सेस। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, हो गया। देखिए समझे? मजा आया? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम आपको बताते हैं CH4 मीथेन का बता देते हैं या वाटर का बता देते हैं। अब देखिए बनाना है हमको H2O। इसमें क्या कीजिए भाई साहब, जो बॉस है, बॉस यही बॉस है, इनको बीच में रखिए, और जो चिलवा सब है उसको साइड में रखिए। सबका लिख दीजिए जितना है। ये हाइड्रोजन बोलेगा भैया मेरा तो 1 ही है, ये बोलेगा मेरा 1 ही है, ये बोलेगा मेरा भाई 6 है, 2 2 4,
एक इधर एक इधर, काहे एक एक रखें, ताकि वो जितना देगा उतना ही ना उसको देंगे, आई जितना लाएगा उतना ही हम भी लाएंगे, पार्टनरशिप इक्वल होगा, पार्टनरशिप ही नहीं है तू 1 लाख हम 1.5 लाख ना, सेम सेम, एक तो एक, दो तो दो, तीन तो तीन। बोला रुको, एक तुमको दे देंगे, तुम दो में खुश, इसको एक दे देंगे, दो में खुश, अब दो इधर से आएगा मेरा, दो इधर से आएगा, चार, अच्छा 8 हम भी खुश, वाह पार्टनरशिप इज सक्सेस। अब ये हो जाएगा आपका, वो बोलेगा आओ अब आओ आओ आओ, इसको बुलाएगा, बोलेगा लो हो गया, एक तेरा एक मेरा, ये हाइड्रोजन को बुलाएगा, एक तेरा और एक मेरा, और दो अपना बचा के रखेगा, 4 हो गया। अब ये कितना हो गया आपका, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल, इधर भी सिंगल हो गया, ये आपका ऑक्सीजन का हो गया। देखिए CH4 का बनाना है, बॉस कौन है, कार्बन, कार्बन बोलेगा अच्छा 4 गुणा है सब, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब आ जाए सब, एक इधर एक इधर एक इधर एक नीचे, हो गया। हाइड्रोजन बोलेगा भाई मेरा तो एक ही है, कार्बन बोलेगा मेरा भी ज्यादा नहीं है, 4 हुए हैं, बोले एक तुमको दे देंगे, एक तुमको एक तुमको, जो यहाँ पे लिखते एक तुमको एक तुमको दे देंगे, बोलेगा आओ नजदीक आओ, अब नजदीक बुलाएगा, बोले तुम्हारा हो गया 2 गो, आई तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब देखिए कभी ऐसे भी कभी ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया। अब ये कितना बॉन्ड बनाता है, CH, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे पता चलेगा एक इसका एक इसका है, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका H2 और CH4 का हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल आपको तो बता दिए एटम्स का शेयरिंग कैसे होता है। तो एटम्स जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं पूरा हो जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेयर में पूरा हो जाए। इसके लिए उनके पास 2 तरीका है, इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए उनके पास 2 तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करें। इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस से जब बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे आपको बता दिए, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो Na देगा Cl को, Cl भी खुश, Na भी खुश, यही सब चीज आपको बताएं। देखिए NaCl, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा और अच्छा रहेगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, देख रहे हैं ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी खुश, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी खुश, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस ये माइनस, NaCl बन गया। CaO का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, +2 चार्ज हो गया, ये -2 चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, 2 को ज्यादा था, 2 को दे दिया, इसका 2 को कम था, 2 को ले लिया, खुश। Mg+2 का देखिए, Mg 2 को था, 2 को एगो इसको दिया, एगो इसको दिया, ठीक है। तो Mg में 2 को इलेक्ट्रॉन था, दोनों इसको दे दिया, Cl खुश हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस केवल लिखेंगे, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 Cl है। किसी किसी बुक में यहाँ पे भी Cl 2 लिख देता है, 2, तो उससे घबराना आपको नहीं है, ये आपको बता दिया है। कोवेलेंट कंपाउंड में आपको समझा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब। अच्छा, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और जब 1 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें बना, ऑक्सीजन में। ट्रिपल बॉन्ड किसमें बना, नाइट्रोजन में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। 2 पेयर्स का यहाँ पे 2 पेयर्स मतलब 2 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ा में 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक बॉन्ड देख रहे हैं ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, मतलब ऐसे, ए और ए के बीच में, ए 1 2 3 1 2 3 ऐसे, समझ गए। ये आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपका 3 टाइप्स का हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो लिख दीजिएगा व्हेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स देन बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड।
उसके बाद लिख दीजिए डबल बॉन्ड, व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर बिटवीन एटम्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड देन इट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंपली हम लोग बोलते हैं, कोवेलेंट बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आयनिक में तो बनेगा नहीं, कोवेलेंट में बनेगा। ये सारा कथा कहानी आपको बता चुके हैं। ये आपको बता दिए, हाइड्रोजन का बता दिए, ऑक्सीजन का आपको बता दिए और नाइट्रोजन का आपको बता दिए। उसके बाद आपको H2O का बता दिए, CH4 का बता दिए, HCl का आपको बता दिए। ठीक है, H का एगो दे दीजिए, एगो Cl ले आएगा, Cl का यहाँ पर गड़बड़ है, 8 गो लिख दिया है, 7 गो होगा। ठीक है, H एगो ले गया, Cl एगो ले गया, दोनों आपस में शेयरिंग कर लिया, HCl बन गया। तो अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। पहले सॉल्युबिलिटी देखेंगे वाटर वाला। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, याद रखिएगा, ये केटायन और एनायन में है, तो पानी में जैसे ही रखिएगा आयनिक कंपाउंड्स को, तो ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा। जैसे NaCl को, MgCl को जैसे ही आप पानी में रखिएगा तो वो प्लस माइनस में टूट जाएगा। लेकिन अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड को पानी में रखते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, इनसॉल्युबल है। बट अगर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स को, अगर हम डालेंगे किरोसिन ऑयल में या पेट्रोल में, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड जो है डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। बट वही अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स को अगर हम डालेंगे किरोसिन ऑयल में और पेट्रोल में, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि याद रखिएगा, डिसॉल्व का एक फॉर्मूला होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा होगा वैसा में ही वो डिसॉल्व होगा। तो ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, याद रखिएगा, ये पोलर होते हैं। क्या होते हैं? पोलर। और नॉन, और ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। इसका जाति का नाम लिख रहे हैं नॉन पोलर। और ये जो वाटर है ना, ये आपका पोलर है, पोलर। तो जैसे ही आयनिक कंपाउंड जाएगा वाटर में, वाटर पोलर है, बोलेगा आओ भाई गला मिला जाए। और ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है नॉन पोलर है, और वाटर तो पोलर हो गया, वाटर बोलेगा भाग, नहीं भूलेंगे। बट ये किरोसिन ऑयल जो है, पेट्रोल जो है, ये तो नॉन पोलर है, ये बोलेगा आओ भाई मेरे में वेलकम है, हम तुमको भूल लेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स भूलेगा किरोसिन और पेट्रोल में, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर आगे आपको समझ में आएगा 11-12 में, जिसपे चार्ज क्रिएट हो जाए। तो जिसपे चार्ज क्रिएट होगा उसको पोलर बोलते हैं, जिसपे चार्ज क्रिएट नहीं होता उसको नॉन पोलर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होगा, लेकिन पेट्रोल और किरोसिन ऑयल में इस समय डिसॉल्व नहीं होगा। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल में और किरोसिन ऑयल में डिसॉल्व होगा। अगर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो देखिए जैसे ही आप आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डालेगा तो टूट जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। लेकिन याद रखिएगा, मोल्टेन स्टेट में, मतलब आयनिक कंपाउंड्स को जब पानी में रखेंगे ना, या उसको मेल्ट करेंगे, तभी वो आपका गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि आयंस फ्री हो जाएंगे। NaCl को अगर नमक जो ला रहे हैं ना, वो आपका बैड कंडक्टर है, लेकिन नमक को अगर पानी में रख देंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, या नमक को थोड़ा सा गर्म कर देंगे, पिला देंगे, तब वो गुड कंडक्टर होगा। लेकिन अगर नमक वो सॉलिड फॉर्म में हो, जो लाते हैं हम लोग, तो वो बैड कंडक्टर होता है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो आयनिक कंपाउंड जो है गुड कंडक्टर होगा वाटर में, क्योंकि आयन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं और वो मूव करते हैं। आयन मूव होगा तब ना करंट फ्लो होगा। तो करंट जो फ्लो करता है ना, याद रखिएगा, एगो इलेक्ट्रॉन के कारण और एगो आयंस के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण और एगो आयंस के कारण। लेकिन ये जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ये जनरली क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं वाटर में, ठीक है, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होता है। मेल्टिंग का बात करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफी हाई होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स का बात करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड कोवेलेंट कंपाउंड से, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है डायमंड्स का, डायमंड्स और ग्रेफाइट का। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? ग्रेफाइट का। सबसे हार्डेस्ट डायमंड होता है, फिर भी ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। सुनने में थोड़ा अजूबा लगेगा, लेकिन यही होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स है, और सबसे हार्डेस्ट होता है आपका डायमंड। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है। कोवेलेंट कंपाउंड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, विद सम एक्सेप्शन लाइक डायमंड। एग्जांपल से का बात करेंगे तो पूरा एग्जांपल आपको पूरा तो एग्जांपल बताए हैं, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड में याद रखिएगा कुछ नाम, जैसे आपका नेफ्थलीन हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब आपका नाम क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड।
अब यह है एटॉमिक मास, जो ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके थे। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में आपका ये यूज होगा। और इसको आपको याद रखने का ट्रिक भी बताए थे, जो अगर आपका ऑड नंबर आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए, और आपका अगर इवन नंबर आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको बताए थे, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, याद रखिएगा। उसी तरह आपका जो बेरिलियम होता है वो एक्सेप्शन में है, नाइट्रोजन एक्सेप्शन में है, क्लोरीन एक्सेप्शन में है, ये सब याद रखना है। आर्गन एक्सेप्शन में है, बाकी सबका आप ठीक है देखिएगा। आपका जैसे आपका फास्फोरस 15 पे है तो 15 दूना 30, 31 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। अल्युमिनियम आपका 13 पर है तो 13 दूना 26, 27 हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 पर है तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट मास, और एक होता है आपका ठीक है मॉलिक्यूलर मास। ये कैसे निकालेंगे? अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा बनाने के लिए, तो क्या डिफरेंस होता है उसको समझिए। एक होता है आपका फॉर्मूला यूनिट और एक होता है आपका मॉलिक्यूल। दोनों में फर्क क्या होता है देखिए। जैसे ही आयनिक कंपाउंड होगा, याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड का बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड एक होगा आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होगा बहुत सारे आयन से बना होगा, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होगा। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, याद रखिएगा क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड का जो छोटा यूनिट होता है जिसे पूरा आयनिक कंपाउंड बनता है, उस छोटे यूनिट को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। जैसे आप सॉल्ट ले आए, क्या ले आए? सॉल्ट ले आए। अभी सॉल्ट में बहुत सारा NaCl था। क्या था भैया? बहुत सारा NaCl था, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल जो सॉल्ट होता है क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। तो इसमें बहुत सारा NaCl था, NaCl, 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 मिलियंस ऑफ NaCl, उससे भी ज्यादा आपका NaCl है। तो इसका छोटा यूनिट क्या होगा? NaCl, या NaCl जो है इसको बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट। अगर ऐसे लिखेंगे NaCl तो इसको हम लोग बोलेंगे वन फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट। अच्छा, इसी में 2 लगा दे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 2 फॉर्मूला यूनिट। ये किसका फॉर्मूला यूनिट है? सोडियम क्लोराइड का। 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। 2 लगा देंगे तो 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। 3 लगा देंगे तो 3 यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। वही अगर ऐसे हम लिख देते हैं भाई 4CaO, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 यूनिट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 4 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसी को आप क्या लिखे? फॉर्मूला यूनिट, 4 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिख देंगे। अब यहां पे कैसे लिखे? मॉलिक्यूल में कुछ नहीं है, बस नाम का फर्क है, काम वही है। देखिए यहां पे अगर वाटर होगा H2O तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, इसको लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर में बहुत सारा H2O, 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 बहुत सारा H2O है, एक H2O को बोलेंगे मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 2 H2O होगा तो क्या बोलेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 3 होगा तो क्या बोलेंगे? 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। CO2 होगा तो क्या बोलेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे H2O नहीं बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, वाटर। CO2 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 होगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जो छोटा यूनिट होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। जो आयनिक कंपाउंड होगा उसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट। बस नाम का फर्क है, काम में कोई फर्क नहीं है। अब आपको अगर मास दे दे निकालने के लिए, अगर हम बोलेंगे H2O का मास निकालिए तो कैसे निकालेगा? समझिए, कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? यूनिट 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना हो गया आपका? 2 एकम 2, 16 एकम 16, तो 16 और 2 कितना होगा? 18, तो 18 हो गया यूनिट। ग्राम में पूछा ग्राम लिख दीजिए, अगर म्यू में बोलेगा सबका यूनिट म्यू में लिखिएगा, म्यू। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? म्यू, तो 18 म्यू हो गया। अच्छा, अगर हमको निकालना है, इसका निकालना है NaCl का, ये आपका हो गया फॉर्मूला यूनिट, ये हो गया मॉलिक्यूल। निकालने का तरीका वही है, नाम का फर्क है, काम में कोई फर्क नहीं। NaCl का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। Na एगो है, Cl एगो है, मास जोड़ दीजिए। Na का मास कितना होता है? 23। ये याद ही रखिए,
ऐसे दे देगा लेकिन याद ही रखिए, कभी नहीं भी देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 23 क्लोरीन क्या कितना होता है 35.5, कितना हो गया आपका 30, इसको जोड़िएगा ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 58.5 हो गया, खेल खत्म। यही तो करना है। किसी का भी कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कैल्शियम 1 कार्बन और ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन। 1 कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 20 दूना कर दीजिए तो कैल्शियम का हो जाएगा 20 दूना 40। कार्बन का 1 गुने कार्बन का कितना होता है 12 और 3 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। मल्टीप्लाई कीजिए 40 हो गया 40 हो गया 12 हो गया 48 हो गया। अब ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो ये हो गया आपका 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया, खेल खत्म। मॉलिक्यूल होता या फॉर्मूला यूनिट होता, मास निकालने का सेम तरीका है। उसी तरह आपको अगर बोलेगा इसका निकालो Al2 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 CO3 इस अल्युमिनियम कार्बोनेट का, तो देखिए बस आपको पहले गिन के लिखना, अल्युमिनियम कितना है 2 तो 2 अल्युमिनियम लिख दीजिए, प्लस कार्बन कितना है 1 है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 कार्बन 3 कार्बन, प्लस ऑक्सीजन कितना 3 3 3 जा 9 9 ऑक्सीजन हो, बस हो गया गेम ओवर। 2 अल्युमिनियम का कितना होता है 27 प्लस 3 कार्बन का कितना होता है 12, 9 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब गुना कीजिए जोड़िए 27 दूना कितना हो गया 54 हो गया 27 टू जा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 3 जा कितना हो गया 36 और इसको गुना कीजिएगा तो 144। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो 150 या 30 180 और ये 54 180 और 54 कितना हो गया 4 3 2 हो गया। सब में यूनिट में लगा दीजिए। ये सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मीथेन का हो तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन का 1 गुना 12, 4 हाइड्रोजन का 4 गुना 1 16 यूनिट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन का 1 गुने 12 2 ऑक्सीजन। अच्छा एक क्यों कर रहे हैं ताकि इस तरह सिंपल हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरह सिंपल होगा। 2 ऑक्सीजन का 2 गुने 16, उसी तरह H2 का बता दिए, H2 का 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये सारा चीज आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। उसी तरह आपका फॉर्मूला यूनिट वाला हो गया, काम वही है, नाम अलग अलग है। Na2O का निकालना है तो एगो कितना हो गया Na2O 2 गो Na और एगो ऑक्सीजन 2 Na और 1 ऑक्सीजन, 2 गुना 23 1 गुना 16, देखिए हो जाएगा। MgCl2 का निकालना है, एगो मैग्नीशियम और 2 गो क्लोरीन, मैग्नीशियम का 1 गुना 24, क्लोरीन का 2 गुना 35.5। उसी तरह आपको NaCl का निकालना है, NaCl का बता दिए। तो सिंपल वे में जो हम आपको बताएं उस तरीके से सारे कंपाउंड्स का आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो तब या आयनिक कंपाउंड्स हो तब आराम से अपना नाम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस नोट्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऐप का लिंक दे देते हैं, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।